वक्त किस्त नंबर 28। तुम बीच में मत आओ, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, उमर ने नागवारी से टोका। तुम्हारी बीवी होने से पहले वो मेरी बहन है और मेरी बहन से इस तरह बात मत करो। वो तुम्हारी बीवी या गुलाम नहीं, ना इन दोनों की तरह। उसका लहजा बुलंद था, ना उसमें कोई तंज था। वो बस हाले का बाजू पकड़े खड़ा था और वो शल से उसके साथ खड़ी थी। जो भी मसला है घर जाकर सुलझाओ, लेकिन मेरी बहन से इस तरह बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तनबीह करते हुए सुनसान सड़क पे आगे बढ़ गया। हाले नम होती आंखों के साथ उसके पीछे जाने लगी। उमर गहरी सांस भरता, अपना गुस्सा काबू करता उनके पीछे चलने लगा। सड़क पे चलते हसन के कदम शिकस्ता और खौफ ज़दा थे। न जाने क्यों एक खालीपन सा था जो दिल को जकड़ रहा था। यही हाल हाले का भी था। उसका दिल क्या था वो हसन पे आई सब तकालीफ खुद पे ले ले। ये वो बच्चा था जिसे माँ की तरह पाला था, अपना वक्त, पैसा, जज्बात सब उस पर खर्च किया था। ऐसा नहीं था कि उनके दरमियान लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सुलह ना होती हो। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता गैर मुतय्यन करदा सिमत की तरफ जा रहा था। आई एम सॉरी हसन। अपने पीछे से आती हाले की आवाज़ पे वो लम्हा भर को रुका। उनके पीछे मुनासिब फासले पे चलता उमर भी रुका। हसन की आंखें उस नीम अंधेरे में भी जख्मी सी लगती थी। वो बच्चा बहुत हर्ट लगता था। तुम सॉरी नहीं हो हाले, वो अजीब से लहजे में बोला, और अगर हो तो किस किस बात के लिए? आंसू बहने लगे। वो 16 साल की उम्र में 4 घंटे थाने रहकर आया था। वो डरा हुआ था, खौफ ज़दा था। बाबा मर गए और मैं तब से तुम्हारे साथ मिलकर रो नहीं सका। क्या तुम इसके लिए सॉरी हो? उसकी आवाज़ कँप-कँपाई। हाले की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। अम्मा बीमार थी, मैं अकेला था, मेरे पास रकम नहीं थी, मेरे पास कोई अपना नहीं था। तुम इसके लिए सॉरी हो? उसका लहजा बुलंद हुआ, आंखों का जख्मीपन दिल चीरने लगा। हाले बस उसको सुनती रही। आज उसे बोलने का हक था। शम्स चचा ने मुझे इतना मारा कि मैं 2 दिन चल फिर नहीं सका और मेरे पास पेन किलर तक के पैसे नहीं थे और मेरे पास तुम नहीं थी। क्या तुम इसके लिए सॉरी हो? वो रो रहा था, बुलंद आवाज़ में रोते हुए कह रहा था। नीम अंधेरी सड़क को उस पर तरस आया। मेरे बाप का कत्ल हुआ था, ये जानना मेरा हक था, लेकिन तुमने छुपाया। क्या तुम इसके लिए सॉरी हो? ब्रोनू मर गया, मैं एक बार फिर अकेला हो गया, भरी दुनिया में बिल्कुल अकेला, और तुम तब भी मेरे साथ नहीं थे। तुम मुझे अपना बेटा कहती थी और तुमने मुझ पे हाथ उठाया। क्या तुम इन सब के लिए सॉरी हो? उसकी हिचकियाँ बंद गई थी। रोते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखें सुर्ख गमज़दा थी। सब कहते थे ये लड़की है और इसके पास तुमसे ज़्यादा आज़ादी है, तुमसे ज़्यादा पैसा है, तुम्हारे घर वाले इससे तुमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मैं कभी तुमसे जालिस नहीं हुआ। कोई बहनों से जालिस होता है क्या? सब ने मुझे तुम्हारे खिलाफ किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा। सब तुम्हारे खिलाफ बोलते थे, मैं तुम्हारे हक में बोलता था, और तुमने कहा मैं मर जाऊं? उसकी आवाज़ ज़ुकाम ज़दा थी। वो बामुश्किल बोल रहा था, आंसू जैसे आज ना बहे तो फिर कभी ना बहेंगे। हाले बस मगमूम सी उसको देख रही थी। उसका दिल टूट रहा था, रूह कब्ज़ हो रही थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता था और तुमने कहा तुम मर जाओ। तुमने कहा खुदा करे तुम मर जाओ हसन। क्या कोई अपने बेटे को ऐसे कहता है? वो चिल्लाया। तुम कहती हो तुम सॉरी हो, लेकिन तुम कहती हो हसन मर जाए। मैं तुम्हारी किस बात पे यकीन करूं? वो बेबसी से कह रहा था। एकदम हसन ने अपनी आंखें साफ की। और अब अगर तुम सॉरी हो भी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तल्खी से बोला। हाले ने कदम उसकी जानिब बढ़ाए। फासले उसने बढ़ाए थे, ख़त्म भी उसी को करने थे। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम नहीं चाहिए हो, मुझे कोई नहीं चाहिए, वो दर्द से फटी हुई आवाज़ में चिल्लाया। हाले बस खामोश कदम उसकी जानिब बढ़ाती रही। तुम जाओ, अपने शौहर के साथ रहो, मेरा क्या है? मैं तो तुम्हारे लिए मर गया ना, मेरे करीब मत आओ। वो घबराया। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, आइंदा मेरे सामने भी मत आना, हम दोनों बहन भाई नहीं हैं। हाले उसके बिल्कुल करीब आकर रुकी। वो उससे छोटा था, लेकिन उसका कद हाले से बड़ा था। वो उसका भाई था, उसका मुहाफिज। तुम बहुत बुरी बहन हो, बहुत बुरी माँ हो। तुमने कहा था हसन मर जाए, तुम देखना हसन मर जाएगा, वो दर्द से कह रहा था। हाले ने खामोशी से अपने दोनों बाजू उसके गिर्द हमाइल कर दिया और उस सर उसके सीने पर रख दिया। हसन बोलते बोलते रुक गया था। अल्फाजों ने मरते दम की आखिरी हिचकी ली और दम तोड़ दिया। एकदम वक्त थम गया था। उमर हयात ने तंजिया सर झटका। मेलू ड्रामा। आई एम सॉरी हसन, आई एम सॉरी, हर चीज़ के लिए सॉरी। मैं तुमसे दूर रही, उसके लिए सॉरी। बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दे सकी, उसके लिए सॉरी। वो रोते हुए उसके सीने से लगी कहे जा रही थी। हसन शल खड़ा रहा।
मुझे लगा मैं सुरमई से स्याह हो जाऊंगी और तुम मुझे डिसोन कर दोगे। मैं डर गई थी, मैं तुम्हें खोने से डर गई थी। मैं फेरी टेल की शहजादियों की तरह चालों का हिस्सा बन गई थी। मुझे लगा मैं इन सब में तुम्हें खो दूंगी। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती थी। आई एम सॉरी। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। हसन ने मदद तलब नज़रों से उमर को देखा। उमर ने बाकायदा लानत भेजने वाले अंदाज में मुंह फेर लिया। हसन के हाथ अब भी शौक से पहलू में गिरे थे। मुझसे गलतियाँ हुई हसन, मुझसे गलत फैसले हुए। मुझे लगा अगर तुम ये बुरा वक्त तक आए तो तुम पे बुरा वक्त तक आए तो ख़ानदान को छोड़ दो, लेकिन मैं गलत थी। मुझे अपने बुरे में अपने ख़ानदान के साथ मिलकर ठहरना था ताकि वो वक्त मुझे छोड़ दे। फेरी टेल की शहजादियों से गलतियां हो जाती हैं हसन, मुझे माफ़ कर दो। उसका पूरा वजूद हचकोले खा रहा था। हसन ने अपने दोनों बाजू उसके गिर्द बांध लिए। वो उससे छोटा था लेकिन ये बाजू मजबूत थे, मुहाफिज थे। आपका भाई छोटा हो या बड़ा, अगर वो आपके साथ आपके बुरे वक्त में खड़ा है तो सारी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा ले, आपको गिरा नहीं सकती। वो उन बाजुओं का सहारा मिलते ही और बुरी तरह रोने लगी। हसन बौखला गया। अच्छा अब बस भी कर दो। वो जैसे मिन्नत कर रहा था, उसके रोने में और ज़्यादा शिद्दत आने लगी। वो बच्चों की तरह रोने लगी। हसन उसके बालों पे हाथ फेरता उसे सीने से लगाए खड़ा रहा। काफ़ी देर बाद उसकी हिचकियाँ थमी। हसन ने उसे नरमी से खुद से अलग किया। उसकी आंखें बुरी तरह सूज गई थी। उमर ने फ़ौरन रुख फेर लिया। हाले के आंसुओं से ज़्यादा अजियत ना कुछ और नहीं था, कुछ भी नहीं। क्या तुम्हारे शौहर ने तुम्हें बताया कि रोने के बाद तुम कितनी बुरी लगती हो? वो संजीदगी से पूछ रहा था। हाले ने खफकी से उसको देखा। बाकी का मेलो ड्रामा घर चलकर कर ले। उमर की तपी हुई आवाज़ पे उन दोनों ने मुड़कर देखा। क्या आज रात मैं तुम्हारे घर पे सो सकता हूँ? हसन ने उसको देखते हुए कहा। हरगिज़ नहीं, उमर ने तनदही से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा अपने मुलाजमिन से कहो खाना और बिस्तर तैयार रखे। हसन सुल्तान आज जल्दी सोना चाहते हैं। वो उमर के करीब आया। और हाँ, सुबह सुबह मुझे किसी किस्म का शोरगुल नहीं पसंद, तो ख्याल रखना, वरना अभी तुम हसन सुल्तान के कहर से वाकिफ़ नहीं हो। चले बहना? आखिर में उसने हाले को देखकर पूछा। वो मुस्कुरा दी। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। हसन ने हाले का हाथ पकड़ा और आगे आगे चलने लगा। उमर कुलसता रह गया। क्या तुम्हें एक मर्द का ना समझ में नहीं आता? वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाया। हसन हाथ झुलाता आगे बढ़ गया। रात गहरी हो गई लेकिन उन दोनों की बातें ख़त्म ना हुई। कभी वो दोनों मिराज सुल्तान की कोई बात याद करके रोते रहते और कभी कोई बात याद करके हंसते थे। कॉफ़ी के मग, अध खाया पिज़्ज़ा और उमर के लाउंज की बेतरतीब हालत। वो जितना कुलसता उतना ही हसन अपने उसे चिढ़ाने लगता। वो छोटा मिराज था बिल्कुल उन्हीं की तरह। वो उमर के तंज का जवाब तंज से देता था। उस वक्त हाले उसे सारा घर दिखा रही थी। उसके लिए उमर के कमरे के साथ वाला कमरा तैयार करवाया गया था, लेकिन जैसे ही वो उमर के कमरे में आया उसकी आंखों में शैतानी चमक दर आई। वो अपने बेड पे बैठा लैपटॉप पे मसरूफ़ था, बल्कि मसरूफ़ क्या था, हाले को अपनी नाराज़गी दिखा रहा था। मैं आज यहाँ सोऊंगा। हसन के इस ऐलान पे हाले भी गड़बड़ा गई थी। उमर ने बेयकीनी से उसको देखा, जैसे यकीन करना चाहता हो कि उसने वाकई उमर हयात के कमरे में रहने की बात की है। उसकी इतनी जुर्रत। हाँ ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ, उमर वैसे भी हमारे कमरे में जाएगा। उसने उमर को देखते हुए हमारे पे जोर दिया था। मतलब वो अपने रिश्ते की हैसियत हसन को नहीं बताना चाहती थी। गुड। वो दांत पीसते हुए उठ आया। हसन अब आगे जाकर कमरे का जायज़ा ले रहा था। वार्डरोब खोलकर चेक कर रहा था। हाले चौखट में खड़ी थी। ये मेरा कमरा और मुझे अपने बिस्तर के अलावा कहीं नींद नहीं आती, वो हल्की आवाज़ में कह रहा था। अलबत्ता नाराज़ वो अब भी था। बच्चा है वो उमर, उससे कैसी ज़िद। मैं ये शर्ट पहनूंगा। वो दोनों उसकी आवाज़ पे मुड़े थे। उसके हाथ में सफ़ेद कोरी बटनों वाली शर्ट थी। उसके चेहरे पे छोटे बच्चों जैसी खुशी थी। उमर फ़ौरन उस तक गया और झपट कर शर्ट उसके हाथ से ले ली, लेकिन हसन की गिरफ्त इतनी भी हल्की नहीं थी। उसने शर्ट का कोना थाम नहीं रखा। ये मेरी सबसे महंगी शर्ट है, नहीं दे रहा मैं। वो बिल्कुल बच्चों की तरह ज़िद कर रहा था। मैं यही शर्ट पहनूंगा, वरना मैं अभी के अभी जा रहा हूँ। उसे उंगली उठाकर तनबीह की। हाले तो मानो चंद घंटों में उनसे आजिज़ आ गई थी। उमर बच्चा है वो, उसने मज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे सख्त तहस चढ़ रहे थे। किस तरह वो एक बच्चे से मुकाबला कर रहा था। उमर ने हाले की वार्निंग देती आंखें देखी, फिर शर्ट को एक हसरत भरी नज़र से देखा। अगर इस पे एक भी दाग लगा या फिर ये कहीं से फटी तो खुदा की कसम अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। वो हसन के कान के करीब घराता हुआ आगे बढ़ गया। क्या ज़माना आ गया। यही लोग थे जो कुछ वक्त पहले महाब हसन सुल्तान के आगे पीछे घूमते थे। उसकी आवाज़ पे उमर थम गया। कभी कॉफ़ी शॉप तो कभी पार्क, हर जगह मेरे पीछे आया करते थे कि मैं बस एक बार अपनी दोस्ती का शर्फ उनको बख्श दूँ, बस एक बार उनसे बात कर लूँ। और अब देखो वही लोग क्या से क्या हो गए देखते देखते, उसने मसनूई अफसोस से कहते हुए खुद को पीछे बेड पे फेंक सा दिया। उमर के दिल पे जैसे घुन सा लगा। देखे देखे इसको किस तरह बेड पे खुद को फेंक रहा, टूट गया तो। जानते हुए हो किससे डिज़ाइन करवाया मैंने सारा फर्नीचर?
हाले अपने शौहर को ले जाओ, ये मेरी नींद खराब कर रहा है, हसन ने बदमज़ा होकर कहा। उमर का बस नहीं चलता था कि वो उसका गला दबा दे या फिर कम अज़ कम उसे अपने कमरे की खिड़की से तो बाहर फेंक दे। वो ऐसा कर भी गुजरता अगर हाले उसको बाजू से पकड़कर बाहर न लेकर जाती। क्या हो गया है तुम्हें, बच्चा है वो। बाहर आकर हाले ने उसको घर का था। वो जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गया। भाई नाराज़ था वो। हाले ने गहरी सांस भरी और उसके पीछे गई। वो खफगी से सीढ़ियाँ उतरता नीचे जा रहा था। वो निचले जीने पे था और हाले सबसे ऊपरी जीने पे। किसी इंसान ने अगर सुबह नाश्ता ना किया हो और फिर दोपहर का खाना भी ना खाया हो, फिर अगर रात का खाना भी ना खाया हो, तो हाले की आवाज़ पे उसके कदम थम गए। क्या उसे भूखा सो जाना चाहिए? उमर ने मुड़कर उसको देखा। वो कहना चाहता था तो मैं क्या करूं, लेकिन कह बैठा किचन में आ जाए, कुछ बना देता हूँ, बोला और मुड़ गया। अब इससे ज़्यादा मुरव्वत वो दिखा नहीं सकता था। एक डॉक्टर को अगर बीमारी बता दो तो वो इलाज करके ही हटेगा। एक उस्ताद से अगर सवाल समझाने का कह दो तो अपना पूरी तवानाई लगाकर जवाब बताकर ही हटेगा। इसी तरह एक शेफ़ को अगर अपनी भूख बता दे तो वो आपका भूख भर कर ही हटेगा। अच्छा खाना बनाने वाला वो नहीं होता जिसके हाथ में जायका हो। असल शेफ़ वो होता है जो किसी की भूख का हाल जान ले तो बेचैन हो जाए, और जब तक वो इंसान खाना खा ना ले शेफ़ पे सुकून हराम होता है। वो किचन में आई तो बर्तनों की उठक पटक जारी थी। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में सिर्फ इतना तेल था जितना कोई नौज़ायदा बच्चा घूंट लेता। वो फ्रिज से मीट निकाल रहा था, पतला चपली कबाब की शक्ल में बना हुआ मीट। साथ साथ कभी किसी सामान को यहाँ फेंकता तो कभी वहाँ। आओ लड़े। हाले की आवाज़ पे उसके मीट बनाते हाथ लम्हा भर को रुके, फिर उसी तेज़ी से चलने लगे। वो उसके कंधे पे नज़र जमाए कहेगी, अधूरे झगड़े और लड़ाई के बाद का कीना रिश्तों के लिए स्लो पॉइजन साबित होता है। या आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते खा जाता है, इसलिए कह रही हूँ आओ लड़े। वो अब भी नहीं मुड़ा। मीट का टुकड़ा तेल में डाला। शड़र शड़र की आवाज़ सारे किचन में गूंज गई। सख्त जहर लग रहे हो। हाले ने एक बार फिर कोशिश की। बिल्कुल जहर, और ये तुम्हारी शर्ट बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही तुम पे। उमर ने लब भींच लिए लेकिन मुड़ा नहीं। मीट पक रहा था और अब वो प्लेट में सलाद बना रहा था। सब्ज पत्ते सफ़ेद प्लेट को ढक गया। अब वो इतराफ़ में कटे हुए खीरे सजा रहा था। मीट पककर सुनहरी होने लगा था। वो जिस कमरे के लिए तुम मेरे भाई से लड़ रहे थे, ऐसा भी क्या उस कमरे में? ऐसा लगता है जैसे किसी खपती बूढ़े का कमरा हो। और बस अब के वो मुड़ा था। आप खुद कौन सी शहद लग रही हैं? हाँ, और मेरा कमरा एक शाहकार है। मेरे मुंह मत लगे, चुपचाप अपना खाना खाएं और जाकर सो जाएं। वो सख्त खफा था। तुम्हें मुझसे सॉरी कहना चाहिए, कितनी बदतमीज़ी की थी तुमने, भूल गए? अच्छा मैं सॉरी बोलूँ? हाँ, और आपके मुंह से तो फूल झड़ रहे थे, कमर दुख गई मेरी फूल चुनते चुनते। उसका चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। ठीक है मैं थाने चली गई, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तुम मेरी कॉज नहीं ले रहे थे, कोई और मर्द मेरे पास था नहीं। ऐसे में मुझे बताओ मैं क्या करती? वो अपने मकसद में कामयाब हो रही थी। वो उमर को मौका दे रही थी कि वो दिल में रखी बात निकाल दे। मैं आईजी के साथ था, कैसे कॉल उठाता? आपसे पहले हसन मुझे कॉल कर चुका था। मैंने घर पे कॉल करके आपका पूछा था, लेकिन आप पहले ही निकल चुकी थी। वो चिमटा रखे आगे आया। उसके कान सुर्ख थे, चेहरा भरम। कितने मर्द थे वहाँ, जानती है मुझे मसला मर्दों से नहीं था। ना आप मेरे लिए नाकाबिले एतबार है, लेकिन वो पुलिस वाले हैं, उनकी बातें गालियों से शुरू और गालियों पे ख़त्म होती है। अगर ऐसे माहौल में बैठी थी, जाहिर है मुझे गुस्सा आएगा। हाले चुपचाप उसको सुनती रही। वो सुर्ख होती आंखों के साथ कह रहा था, मुझे मसला उन मर्दों से कभी भी नहीं था, लेकिन जिस बात पे हसन और उन लड़कों के दरमियान मारपीट हुई थी, आप बताइए अगर वही बात वो लोग उसी मजमे में उन सब मर्दों के सामने करते तो आपको कितनी तकलीफ़ होती? कोई आपके किरदार की बात करे मुझे अच्छा नहीं लगता। आपकी तकलीफ़ से मुझे तकलीफ़ होती है। वो आखिर में ऐसी बेबसी से बोला कि हाले ठटक गई। क्यों? तुम्हें मेरी तकलीफ़ से तकलीफ़ क्यों होती है? उमर चल लम्हा उसको देखता रहा, फिर मुड़ गया। अब वो दोबारा फ्राइंग पैन के सामने खड़ा। मीट उल पुल रहा था। क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी, वो हल्की आवाज़ में बोला, लेकिन दूर कहीं शायद वो दोनों जानते थे वजह ये नहीं थी। अब कि वो नॉर्मल था, वो अपनी बात कह चुका था। दिल का बोझ हल्का हो गया था। हाले अब मेज़ के गिर्द रखी कुर्सी पे बैठ गई थी। उमर ने प्लेट में फ्राइड बीफ के 3 टुकड़े रखे, इतराफ़ में सजे सलाद के सब्ज़ पत्ते और खीरे रखे। उसने प्लेट मेज़ पे रखी, एप्रन उतार कर दोबारा जगह पे रखा। बैठो यहाँ, हाले ने नरमी से कहा। उसने अचंभे से उसको देखा। खाओ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? वो मुताज्जिब सा उसको देखते हुए बैठ गया। हाले ने प्लेट उसके आगे सिरकाई, कांटा और चम्मच उसकी प्लेट में रखा। सुबह में तुम्हारी इंटरमीडिएट फास्टिंग, दोपहर से शाम तक आजी का इंतज़ार, और फिर शाम से लेकर अब तक तुम मसाइल में उलझे हो। खाना कब खाया होगा? उमर मुस्कुराया। हाले उठकर फ्रिज तक गई, पानी की बोतल निकाल कर वापस मेज़ तक आए।
मैं उसको देखता रहा, मुस्कुराते हुए मुतअज्जिब सा। ना करें, मैं रोने लग जाऊंगा, इतनी फिक्र। रास नहीं आ रही ना, इसीलिए करती भी नहीं। और फिर दोनों एक साथ हंस दिए। दोनों की सी आंखों में चमक थी। वो आंखें एक जैसी लगती थी, बिल्कुल एक, बिल्कुल करीबी। वो सर झुकाए खाना खाने लगा। हाले उठकर जाने लगी। खाने के बाद थोड़ी कॉफ़ी मिल सकती है? वो जाते जाते ठहर गई। यकीनन उसे कॉफ़ी की तलब नहीं थी, वो बस उसके साथ वक्त गुजारना चाहता था। न जाने क्यों उसे ये मकान हाले की मौजूदगी के बाद घर लगने लगा था। पुरतइश कमरे की सारी बत्तियां बुझी हुई थी। नीम अंधेरे में अगर सहज सहज कर कदम रखते फरवा सुल्तान के बेड की तरफ आओ तो वो करवट के बल सो रही थी। उसने आंखें मीच रखी थी, अपने ऊपर पड़े लहाफ का कोना सख्ती से जकड़ रखा था। एकदम वो एक झटके से बेदार हुई। उसका तनफ्फुस बुरी तरह फूला हुआ था। माथे पे एसी की खनकी के बावजूद पसीना था। वो अपने दिल के मकाम पे हाथ रखे लंबे लंबे सांस ले रही थी। मेकअप से पाक उसका चेहरा काफ़ी बूढ़ा मालूम होता था। उसने गर्दन तिरछी करके एक नज़र अपनी दाएं तरफ सोते शम्स को देखा, फिर अपने नाइट गाउन की डोरी बांधती बेड से नीचे उतर आई। ठंडे फर्श पे पैर रखे तो एक यख सा तासुर रीढ़ की हड्डी तक गया। उसका चेहरा घबराया हुआ परेशान था। वो वापस नहीं आ सकता। मैंने उस औरत को वापस भेज दिया था। वो वापस कैसे आ सकता है? उसके लब बगैर आवाज़ के फड़फड़ाए। तुम दुआ करो फरवा कि वो वाकई मर गया हो, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। पस मंज़र में दूर कहीं नगीन की आवाज़ गूंज रही थी, और दूर कहीं ये सच भी लग रहा था। वो जब से उनकी ज़िंदगी में आया था, गर्दन का फंदा नामहसूस अंदाज में तंग पड़ता जा रहा था। वो बालकनी का दरवाज़ा खोलकर रेलिंग के पास चली आई। मनाजिर बदले। नगीन अस्पताल के बेड पर बैठी थी। डॉक्टर उसे उसकी बेटी थमा रहे थे। फरवा और हसीना उसके दाएं बाएं बैठी थी। नगीन ने नम आंखों से बच्ची को हाथों में लिया, उसके चेहरे को देखा। वो काफ़ी देर से अपने बच्चे को देखना चाहती थी, उसे महसूस करना चाहती थी। उसकी बेकरारी एक पल में जैसे उड़न-छू हो गई। ये कौन है? उसने डॉक्टर को देखते हुए पूछा। उस कमरे में मौजूद हर इंसान के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ा था। उनका झूठ एक पल में पकड़ा जाएगा, किसी को अंदाज़ा नहीं था। ये तुम्हारी बेटी है। नगीन कैसा मजाक कर रही हो? फरवा अब उसके सामने आकर बोली। नगीन ने खाली खाली आंखों से उसको देखा। लेकिन मेरे यहाँ तो बेबी बॉय हुआ था। मैंने खुद आवाज़ सुनी थी, मेरा नशा टूटा था। वो बेबी बॉय की आवाज़ थी। उसे अपनी आवाज़ खोखली लगी, उसे महरमा अजनबी लगी। उसे महर से किसी किस्म की ममता महसूस ही नहीं हुई। वो बस उसे बाजुओं में उठाए बैठी रही। ये कैसी औलाद थी जिसे चूमने का दिल भी नहीं कर रहा था, जिसे देखकर ना वो रो रही थी ना हंस रही थी। वो बस हर एहसास से खाली थी। ये उसका बच्चा नहीं था, ये हो ही नहीं सकता था। कैसी बातें कर रही हो नकीन? फहाज ने सुन लिया तो एक हशर बर्पा हो जाएगा। तुम उसके गुस्से को जानती नहीं हो। ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे यहाँ बेटी हुई है। अभी वो कुछ कहती कि कमरे का दरवाज़ा खोलकर वहाज और घर के बाकी मर्द अंदर दाखिल हुए। नगीन खामोश हो गई। वहाज बेकरारी से आगे आया, नगीन को नरमी से खुद से लगाया। आई एम सॉरी नगीन, मैं तुम्हारे साथ नहीं था। तुम ठीक हो? वो फिक्रमंद था। नगीन ने पलके झपकाकर उसको तसल्ली दी। अब के वहाज ने उसके हाथों से बच्ची को ले लिया। यूसुफ सुल्तान ने पास आकर नगीन को चूमा। ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी। वो बढ़ते जज्बात से कमरे के एक एक नफूस को अपने हाथों में थामी हुई बच्ची दिखा रहा था। शम्स ने उसके हाथ से महर को लेकर प्यार किया, फिर बच्ची मिराज सुल्तान को थमाई। मेरी बेटी है, मेरी बेटी। वो हर एक के सामने बस यही दोहरा रहा था। उस आदमी की खुशी के लिए नगीन सारी दुनिया त्याग सकती थी। बेबी बॉय का ख्याल दिल से जाता रहा। अस्पताल से वापसी के बाद यूसुफ सुल्तान नगीन को सुल्तान मंजिल ले आए थे। ऊपर मंजिल नगीन के लिए मुख्तस कर दी गई। गो के वहाज की गैरत को ये गवारा नहीं था कि वो अपने ससुराल में रहे, लेकिन 40 दिनों तक नगीन की देखभाल और बच्ची के लिए उन्होंने ये बात कबूल कर ही ली। नगीन अपने कमरे में बैठी थी, बच्ची को बेड पे लेटा रखा था। वो बस खामोशी से उसे तके जा रही थी। उसने गुलाबी सादा सूट पहन रखा था जिसमें उसकी दोधिया रंगत दमक रही थी। लंबे बाल कमर तक आते थे। आंखों में एक बेबसी भरी ना समझी थी। तभी दरवाजे पे हल्की दस्तक हुई। नगीन ने बाआवाज़ आ जाओ कहकर इजाज़त दे दी। नुवारत फरवा थी, भूरी आंखों में ढेर सारी नरमी लिए वो अंदर चली आई। आजकल उसका और नगीन का सामना होता रहता तो वो आती कहीं कहीं घंटे महर को गोद में लेकर बैठी रहती। तुमसे एक बात पूछूं? काफ़ी देर बाद नगीन ने महर को गोद में लिए बैठी फरवा से पूछा। फरवा ने महर को देखते बस बात में सर हिला दिया। वो नगीन को नहीं देखती थी। भाई की लाश एक बार फिर याद आने लगती थी। जब तुमने सफ़ीर को पहली बार गोद में लिया था तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? ऑनर्ड, उसने यक लफ्ज़ी जवाब दिया। फिर कहना जारी रखा। मुझे लगा था मुझे नवाजा गया है। औलाद इनाम ही तो होती है। सफ़ीर के पहले मुझे लगता था
जैसे कुछ है जो नामुकम्मल है, लेकिन उसको गोद में लेते ही जैसे सब कुछ मुकम्मल हो गया, सब शांत हो गया। वो आंखों में अलवही सी चमक लिए बता रही थी। नगीन के चेहरे पे साया सा लहराया। उसे आज तक मेहरमा के लिए ये सब महसूस नहीं हुआ था। आज तक उसने कभी उसे प्यार नहीं किया था। वो बस उसके पास रहती जैसे चंद घंटों के लिए किसी और का बच्चा संभाल रही हो, और वो अपनी कैफियत से सख्त परेशान थी। काफ़ी देर दोनों के दरमियान खामोशी रही। फरवा बस महर के साथ खेलती रही। नगीन ने गला तर किया, अल्फाज मुजतमा किए। मैं रातों में कई बार उठ जाती हूँ, ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी रो रही हो, या फिर शायद उसे भूख लगी हो। माँ बच्चों को दिल को समझ लेती हैं। वो एक अल्हाम, एक वजदान की सी कैफियत होती है, वो कह रही थी। और फरवा उसको सुनती रही। मुझे लगता है जैसे मेरी औलाद तकलीफ़ में है, जैसे वो मुझसे कहीं दूर हो, लेकिन जब मैं उठकर बैठती हूँ तो महर मेरे पास सो रही होती है। मैं उसे दूध देती हूँ कि शायद वो भूखी हो, लेकिन वो क्या कर देती है। लेकिन मुझे पता है, मुझे यकीन होता है कि मेरी औलाद तकलीफ़ में है। मेरा दिल कहता है मेरी औलाद ठीक नहीं। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता था? वो आंखों में कास लिए पूछ रही थी कि शायद उसे उसका जवाब मिल जाए। वो हसीना से पूछ लेती अगर उनके यहाँ कोई औलाद होती। फरवा के चेहरे पे कोई तासुर नहीं आया। वो बस बेतासुर चेहरे के साथ उसको देखती रही। तुम डिप्रेशन में हो नगीन, वो उसी रोबोटिक अंदाज में बोली। नगीन के अब्रू तफक्कुर से सिकुड़े। तुम्हें पोस्टपार्टम डिप्रेशन है? जानती हो पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है? नगीन ने नासमझी से नफ़ी में सिर हिलाया। ये दुनिया की 15% माँओं को होता है। बच्चे की पैदाइश के बाद उनको अपने बच्चे से किसी किस्म का लगाव महसूस नहीं होता। वो उसके किसी काम पे तवज्जो नहीं देती, ना उन्हें अपने बच्चे के लिए अपने दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर महसूस होता है। वो हर वक्त उन्हें या खुद को नुकसान देने के बारे में सोचती हैं। वो बस एहसास से खाली रोबोटिक हो जाती हैं। उन्हें लगता है या तो ये बच्चा इजाफी है या फिर ये उनका बच्चा है ही नहीं। तुम डिप्रेस हो? वो फिक्रमंदी से पूछ रही थी। नगीन खाली खाली आंखों से उसकी को देखती रही। क्या वो डिप्रेशन में थी? मनाजिर बदले। फरवा बालकनी में की ग्रिल पे हाथ टिकाए दूर आसमान में अपना माजी देख रही थी। उसका चेहरा सपाट था। उसने अपनी चालें चली थी। उसने हर काम परफेक्ट किया था। क्या कोई झोल था जो रह गया था? और अगर रह गया था तो कल सुबह वो देख आएगी। भला आखिर उसे उम्र का खौफ जो मिल चुका था। वो नहीं जानती थी कि इंसानों का सर्वाइवल साजिश का झोल नहीं, खुदा की तरफ से लिखा बख्त होता है। वो मग हाथ में लिए अपने कमरे के बालकनी में चली आई। आज कमरे में सोफ़े का इजाफा था। वही सोफ़ा उमर बालकनी में रखे बैठा था, फ़ोन कान से लगाए। वो पर हमें से कुछ कह रहा था, गालियाँ दे रहा था। हाली ने उसे पहली बार गाली देते सुना था। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? गाली गाली? वो डॉक्टर्स ने खुद एतराफ़ किया वो कातिल है, और तुम लोग उसे मेडिकल लीव पे जाने दे रहे हो। मैं गाली गाली? वो बाकी बातें बस गालियाँ थी, बेहद नाजेबा घटिया गालियाँ। हाले गला खनखार कर पास चली आई। उमर ने फ़ौरन कॉल काटी। मग उसको थमाते हुए वो उसके पास ज़रा फासले पे से बैठ गई, पैर ऊपर कर लिए। हाले का कमरा ऊपरी मंजिल पे था। यहाँ की बालकनी से शहर की रोशनियाँ दिखती थी। तुम गालियाँ देते हो? उमर ने गहरी सांस ली। जाहिर है पुलिस वाला हूँ। गाली के बगैर पुलिस वाला ऐसा है जैसे शादीशुदा औरत सफ़ेद साड़ी में। अजीब बेतुकी सी बात की थी उसने। तुम नाइसली भी बात कर सकते हो मुजरमों से। उसने एक और तरजीह पेश की। अब मैं मुलजिम से ये तो नहीं कह सकता ना, जनाब भाई जान, मेरी जान, अपने जुर्म को कबूल कर लो वरना मेरा मरा मुँह देखोगे। गाली दूंगा, दो कान के नीचे दूंगा, फ़ौरन सब बक देगा। ना बका तो खोपड़ी खोल दूंगा, वो फ़ख्र से कह रहा था। हालांकि आंखों में नापसंदीदगी थी। खोपड़ी खोल दूंगा, कान के नीचे दे दूंगा, दो हाथ लगा दूंगा, ये कैसी ज़बान है? सी क्लास के कैदी भी तुमसे अच्छा बोलते होंगे। उसने बिगड़े तासुरात के साथ तबसरा किया। जी जी, सी क्लास के कैदी तो जेल में बैठकर मिलाद पढ़ते हैं। कल मैं भी जाकर बैठूंगा उनके साथ। और यहाँ हाले ने अपने कानों पे हाथ रख लिए। उसने मग उमर को थमाया और एक छोटी सी बाउल में रखे ड्राई फ्रूट्स दाना दाना खाने लगी। गालबन कॉफ़ी का रंग ऐसा नहीं होता। उमर की आवाज़ पे उसने गर्दन तिरछी करके उसको देखा। वो अपने मग में चाय की तरफ इशारा कर रहा था। तुम्हारे सर में दर्द था, तुम्हें इसी की ज़रूरत है। उमर ने घूंट भरा। उसके चेहरे पे खुशगवार तासुरात दौड़ गए। चाय यकीनन बहुत अच्छी थी। ये बहुत अच्छी है, कहाँ से सीखी? वो तारीफ़ किए बिना न रह सका। हाले उसको नहीं देख रही थी। वो अब भी दूर शहर की रोशनियाँ देख रही थी। कहाँ किस कोने में ज़्यादा बत्तियाँ जली है। सफ़ीर के लिए सीखी थी, वो अपनी रूम में कहेगी। उनको चाय से इश्क था। सारा दिन मीठी चाय पीते थे, फिर सुबह एक्स्ट्रा वर्कआउट। उमर इसलिए चाय पीता रहा, अलबत्ता उसी तरह चाय पीता रहा, अलबत्ता तासुरात सपाट हो गए थे। उसी पल हाले ने गर्दन मोड़ी। वो बहुत अच्छा था उमर, बहुत अच्छा, नरम, खुश इखलाक, सोबर सा। पता नहीं कब कैसे वो इस तरह के हो गए। मैं जो बातें हारून से भी नहीं कहती थी वो सफ़ीर से कह देती थी। वो बहुत अच्छा था। वो अच्छा नहीं था, वो मेहमान था।
उमर की आवाज़ पे उसकी आंखों में ताज्जुब उभरा। वो एक अरसे से इस्लामाबाद में रह रहा था। वो कराची सिर्फ वीकेंड्स पे आता था। कोई 1 या 2 दिन के लिए, और 1 या 2 दिन के लिए घर आने वाला फ़र्द मेहमान ही होता है। मेहमान कैसे होते हैं? उसने हाले को देखकर पूछा। वेल बिहेव, डिसेंट। हाले ने 3 लफ्ज़ गिनवाए। उमर ने चाय का मग होंठों से लगाया। रूह तक ताज़ा दम हो गई। फिर कहना जारी रखा, बिल्कुल, मेहमान ऐसा ही होता है, और यही मेहमान का कवर होता है, जिस तरह सफ़ीर का कवर था। लेकिन याद करें, जब वो घर में आकर रहने लगा तब क्या हुआ? वो घर का फ़र्द बन गया और उसका कोर टूट गया। हाले कोई कोई से बोली, बिल्कुल, वो जब तक दूर था अच्छा लगता था, लेकिन जैसे ही करीब आया उसकी असलियत खुल गई। वो ऐसा ही था, हाले, ग्रेसलेस, कानों का कच्चा और नाकाबिले एतबार। वो बोलकर खामोश हुआ, फिर अपना मग देखा, वो खाली हो गया था। लेकिन अभी उसकी बीवी का कप तो भरा हुआ था ना। उसने हाले के हाथ से मग ले लिया। वो उसे देखने लगी। मदद कर दूँ इसे ख़त्म करने में? वो बोलकर उसकी चाय भी होंठों से लगा गया। पहले वो बिला इजाज़त लोगों के घरों और वर्क प्लेसेस में घुस जाता था, और अब वो बगैर इजाज़त अपनी बीवी की चाय कॉफ़ी पी ले जाता था। आखिर उस इंसान का क्या किया जाए? ये सब कुछ शम्स ने किया है। मैं जानती हूँ हसन को थाने भेजना उसकी चाल थी। वो हल्की आवाज़ में कह रही थी। वो कभी बाबा के बराबर नहीं आ सका। अब वो हसन को झुकाकर खुद ऊपर जाना चाहता है। गिल्टी प्लेयर, यू नो। मैं कल सुबह ये मसला भी फिक्स कर दूँगा। शम्स को रोकना ज़रूरी है। कैसे? उसने गर्दन तिरछी करके उमर को देखा। वो चंद लम्हा उसको देखता रहा। शम्स ने जज साहब का कत्ल नहीं किया, वो पुरसुकून सा बोला। उस वीडियो में जो कुछ हुआ वो सच था, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं था। जज साहब की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। मैंने आपसे झूठ बोला था। जानती हूँ। हाले की आवाज़ बिल्कुल हल्की थी। मैं सब जानती हूँ। उस दिन तुम झूठ कह रहे थे, मुझे पता था। उमर की आंखें पूरी की पूरी खुल गई। आपको कैसे पता? हाले ने गहरी सांस ली। 2 लोग होते हैं उमर जो झूठ नहीं बोलते। पहला मरने वाला इंसान, दूसरा खौफज़दा इंसान। डॉक्टर खौफज़दा था, वो झूठ नहीं बोल सकता था। मैं जानती हूँ, जिसे हम अपनी कहानी का विलन समझ रहे होते हैं, वो असल में बस एक प्यादा होता है। उमर ने गहरी सांस ली और कानों को हाथ लगाया। आप बस मासूम लगती हैं। वैसे तो आप भी कम नहीं हैं। मुझे तो लगा था सच जानकर आप एक बार फिर मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। अब के उसने हाले की गोद से ड्राई फ्रूट की बाउल लचक ली। आप नंबर से क्यों खौफज़दा हैं? उसके अचानक सवाल पे हाले रुक गई। बहुत कुछ था जो याद आया था, बहुत कुछ था जिसने तकलीफ़ दी थी। तुम्हें तो सब पता होता है, नहीं? काफ़ी देर बाद वो हल्की आवाज़ में बोली थी, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। कुछ पल के लिए उन दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। काफ़ी देर बाद वो बोली तो आवाज़ हल्की थी, बेहद हल्की। मुझे नंबर्स बहुत पसंद थे। उसकी आवाज़ कहीं बहुत दूर से आ रही थी। कभी कोई दौर था जब मुझे नंबर से इश्क था। मैं हर सब्जेक्ट में पास हो जाती थी, लेकिन मैथ्स में मेरा A+ आता था। वो रुकी हलक में बहुत सी गिरहें बनने लगी। लेकिन फिर हारून की वजह से हम दोनों को एक नए स्कूल में दाखिल होना पड़ा। हारून के ब्लेज़र, यू नो। उमर ने सर हिलाया। वो मुकम्मल यकसू से सुन रहा था। वहाँ की मैथ टीचर बहुत सख्त थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे कभी उनकी सख्ती बुरी नहीं लगी। मुझे उनका किसी एक बच्चे को फेवरेट करना बुरा लगा। टीचर्स का फेवरेटिज्म किस तरह बच्चों का दिल मार देता है, कोई समझ नहीं सकता। उनका फेवरेट यासीन था, मोहम्मद यासीन। लेकिन वो हमेशा हर टेस्ट में मुझसे 1 नंबर पीछे रहता था। टीचर ने उस पर एक्स्ट्रा तवज्जो देनी शुरू की, लेकिन कुछ भी बदल नहीं सका। वो सांस लेने को रुकी, फिर उमर को देखा। वो सुन रहा था। एक दिन टेस्ट में यासीन के मार्क्स मुझसे ज़्यादा आए। मैं शॉक थी, या फिर शायद मुझे हमेशा इस टीचर की निगाहों में रहने का शौक़ था। मैं उनकी फेवरेट बनना चाहती थी। हर कोशिश और मेहनत सब करके देख लिया, लेकिन वो कभी मुझसे खुश होती ही नहीं थी। वो बच्चों से मुकाबला करती थी। बच्चों से मुकाबला करने वाले टीचर्स बहुत बुरे टीचर्स होते हैं। खैर, उस दिन मैं यासीन और अपना टेस्ट पेपर लेकर टीचर के पास गई और उनको दिखाया कि मेरा सवाल ठीक था और यासीन का गलत। वो भड़क गई, उनको गुस्सा आ गया। उनको लगा मैं उन पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ, बेइज्जती कर रही हूँ। टीचर्स को बच्चों की बेइज्जती करने और सवाल करने का फ़र्क समझना चाहिए। वो खुद को अक्ल कुल समझने की बजाय बच्चों को कम अकल समझना चाहते हैं। मैं बच्ची थी, शायद मेरा तरीका गलत हो, लेकिन मैं हक़ पे थी। मेरा जवाब दुरुस्त था। फिर मेरे नंबर्स क्यों कटे? वो रुक गई, जैसे अब मज़ीद बोलना तकलीफ़ दे रहा, जैसे अब मज़ीद कुछ और वो सोचना या बोलना ना चाहती हो। टीचर ने गुस्से में सज़ा के तौर पे मेरी ब्रेक बंद कर दी। वो चली गई, सारे बच्चे चले गए। मैं अकेली क्लास में बैठी रही और फिर किसी ने क्लास का दरवाज़ा बंद कर दिया। एकदम उसके चेहरे के तासुरात में खौफ शामिल हुआ। हाथ की मुट्ठी इज़्तिराबी हालत में बंद कर ली।
मैं बहुत रोई, चीखी, चिल्लाई लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। क्लासरूम की लाइट्स बाहर से ऑन होती थी, वो भी बंद हो गई। कोई बाहर खड़ा था जिसको मेरी चीखें सुनाई दे रही थी लेकिन कोई मेरे लिए नहीं आया। इस वाक़ये के बाद मैं बहुत डर गई थी। मुझे अपने इर्द-गिर्द बस घुटन होती थी। मैं बंद कमरे में नहीं रह सकती थी। ज़रा-सी तंग जगह मेरे लिए अज़ाब बन जाती थी। ये सब कुछ आहिस्ता-आहिस्ता ट्रॉमा बनता गया और मैं ज़हनी मरीज़ बन गई। उसकी आँखों से एक आंसू बह निकला। तकलीफ़ हद से सवा होने लगी। बाबा ने मेरे सेशंस करवाए, ट्रीटमेंट हुआ और फिर मैं ठीक हो गई। क्या वाक़ई ठीक हो गई थी? उमर तरकी-बतरकी बोला तो हाले रुक सी गई। वो चंद पल उसकी आंखों में देखती रही। क्या वो उस शख्स पे एतबार कर सकती थी? क्या ये ऐसा शख्स था जिसको अपना राज थमाया जाए? और फिर उसने उमर की आंखों में देखते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। आंखों का गुलाबीपन बढ़ गया। मैं ठीक नहीं हुई थी उमर, उसके लहजे में कर्ब सा था। मैंने किसी तरह बीमारी को डरा दिया और वो डर कर एक कोने में बैठ गई। वो ख़त्म नहीं हुई। मुझे नहीं पता था कि बीमारियाँ इलाज से ठीक होती हैं, धमकियों से नहीं। उसके हलक में फंदा सा अटका था। आपने ऐसा क्यों किया? वो नरमी से पूछ रहा था। उसकी एक ही आदत अच्छी थी, वो जज नहीं करता था। वो बस बात उगलवा लेता था और फिर हल ढूँढ लेता था। हाले ने बेबसी से कंधे उचकाए। मैं बुली होने से डरती थी। स्कूल में सबको पता चल गया था कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाती हूँ। सब मुझे अजीब नज़रों से देखते थे, जैसे कभी हारून को देखा करते थे। मैं हारून को रोते हुए देखती थी। वो जब बुली होता था, तंग किया जाता था, तब वो बहुत कमज़ोर, बहुत हॉरिबल हो जाता था। मैं उसकी गार्जियन थी, मैं हाले थी। मैं हारून नहीं बनना चाहती थी, मैं बुली नहीं होना चाहती थी। उसने ज़ोर-ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। कोई नहीं समझ सकता स्कूल में बुली होना किस तरह आपकी शख्सियत बिगाड़ देता है। वो किस तरह सारी उम्र का सेब बन जाता है, कोई नहीं समझ सकता। लोगों को लगता है बच्चे अपना बचपन भूल जाते हैं, लेकिन बचपन कोई नहीं भूलता, वो याद रहता है। कभी यादगार माजी की तरह तो कभी बुरी तकलीफ दे यादों की तरह। मैं अपनी यादों में बुरा बचपन नहीं डाल सकती थी। फिर आपने क्या किया? वो मुसलसल उसकी तरफ मुतवज्जो था। हाले ने गर्दन कड़ा ली। मैं खोखली बहादुर बन गई। मैंने अपना खौफ अंदर दबा दिया और गर्दन सीधी कर ली। मेरे सेशंस होते रहे और मैं वही करती रही जो डॉक्टर चाहता था। मैं बहुत अच्छी अदाकारा थी। 2 आंसू झूठे ड्रामे और संजीदा अदाकारी मेरे लिए कभी मुश्किल नहीं रही। मैंने अदाकारी की कि मेरी बीमारी ख़त्म हो गई है। कहीं सेशंस और वर्चुअल थेरेपीज़ के बाद बल आखिर मैं एक दबी हुई बीमारी के साथ आज़ाद थी। मैं बुली होने से बच गई। मैं हारून की गार्जियन रही। मैं स्कूल की बॉसी बच्ची रही। मैं रोई नहीं, झुकी नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ी। ज़िंदगी अच्छी चली। कभी दोबारा ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ। लेकिन फिर एक दिन मुझे तुम्हारी गाड़ी में बंद कर दिया गया। उसकी आंखें ज़ख्मी हो गई, लहजा रंध गया। कर्ब था जो हर जानिब फैल गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अंदर से दरवाज़ा खोल सकती हूँ। मुझे वैसी ही घुटन, वैसी ही घबराहट महसूस हुई, दबी हुई। बीमारी कवर खोलकर वापस निकल आई। मैं वहाँ से निकल सकती थी लेकिन मैं नहीं निकल पाई। मैं अंदर ही वही डरी सहमी बच्ची थी। मैं बहादुर कभी भी नहीं थी। मैं खोखली बहादुर थी और फिर मेरा सारा वजूद खोखला होकर ढह गया उस दिन। वो बीमारी एक आसिब की तरह मुझसे चिमट गई। मैं अब भी खोखली बहादुर हूँ। बीमारी अब भी अंदर है, दूर कहीं पड़ी सिसक रही है, इलाज मांग रही है। लेकिन वो लम्हा भर को रुकी। मैं इसे फिर दबा दूंगी। उसने उमर की आंखों में देखा, फिर अपनी कलाई पे खराशों के मिटे मिटे निशान देखे। उसकी आंखों में माजरती तासुर उभरा। इस दिन के लिए एक बार फिर सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें हर्ट किया। वो बोलते हुए उठ खड़ी हुई, बालकनी का दरवाज़ा पार किया और कमरे में चली आई। उसके पीछे उमर हयात एक बार फिर उस दिन को अपनी याद का हिस्सा बनाने लगा। तकलीफ़ एक बार फिर हद से सवा होने लगी। बालकनी के सोफे पर दराज उमर हयात किसी और दिन के बारे में सोच रहा था। वो खुद को उस दिन के लिए माफ़ नहीं कर सकता था, लेकिन क्या वो खुद को माफ़ करना चाहता था? ये शाह ताज के घर की पार्टी वाले रोज़ से 2 रोज़ बाद का वाक़या है। हारून कुछ काम लेकर उमर के पास आया हुआ था। उसे घर में गैर मामूली खामोशी महसूस हुई, लेकिन ये बस चंद पलों के लिए था। अगले ही लम्हे उसे ऊपरी मंजिल से हाले की दिलदोज़ चीखों की आवाज़ें सुनाई दी। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। वो दीवानावार ऊपर की जानिब भागा। उसे घर के रास्तों का इल्म नहीं था। वो बस आवाज़ों के ताक़ुब में भाग रहा था। वो एक कमरे को देखता जाता। उसे लग रहा था कुछ बुरा है, कुछ है जो नहीं होना चाहिए। हाले तकलीफ़ में थी और हारून को उसे तकलीफ़ में देखना मुश्किल था। वो ऊपरी मंजिल की तरफ आया। आवाज़ें वाज़ेह हुई। सामने, बिल्कुल सामने हाले का कमरा था जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। वो दरवाज़ा बजा रही थी, चीख रही थी। हारून का दिल रुक रुक कर चलने लगा। वजह वो चीखें नहीं थी, वजह वो मंजर था, वजह उमर हयात था। वो हाले के कमरे के दरवाजे से टेक लगाए बैठा था। कमरे की चाबी उसके हाथ में थी। एकदम हारून जैसे होश में आया। उमर उसे देख चुका था। वो हारून के अपने नज़दीक पहुँचने से पहले उठा और बर्क रफ्तारी से उसके करीब पहुँचकर उसकी गर्दन दबोचकर दीवार से लगा दी। उसकी आंखों में सख्ती थी और चेहरा गैर इंसानी सा था। अगर तुमने कोई आवाज़ निकाली तो खुदा की कसम मैं तुम्हारी लाश कुत्तों को खिलाऊंगा। वो उसके कान के पास दबा दबा कर आ रहा था। हारून ने अपना पूरा जोर लगाकर उसे धक्का दिया। वो बगैर लड़खड़ाए पीछे को हुआ।
हारून शाहिद को अपनी जान हाले से ज़्यादा अजीज़ नहीं। अगर तुमने उसे तकलीफ़ दी तो खुदा की कसम तुम्हारी लाश कुत्तों को भी नसीब नहीं होगी, वो उसी के लहजे में बोला। उमर ने एक दो लम्हा उसे सख्त आंखों से देखा। हारून उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ा रहा। मैं उसकी बीमारी चेक कर रहा हूँ, तुम दखल मत दो। अब के उसकी आवाज़ हल्की थी। कमरे के दरवाजे को धड़ाधड़ बजाने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। वो उमर को इल्ज़ाम दे रही थी, हारून को पुकार रही थी। वो एक बार फिर वाक़यात मिक्सअप कर रही थी। ये कैसा तरीका है किसी की बीमारी मालूम करने का? क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? वो मर जाएगी। हारून दरवाज़ा खोलने को आगे बढ़ा। क्लैस्ट्रोफोबिया चाहे आखिरी स्टेज पे पहुंच जाए, बंदा मरेगा नहीं। हारून के कदम नहीं थमे। अगर तुमने इस वक्त दरवाज़ा खोल दिया तो तुम्हारी दोस्ती पे एक बार फिर लानत हो। तुम एक बार फिर उसका नुकसान कर रहे हो। तुम पे लानत हो। अब के उसके कदम थमे, आंखें जख्म हुई। दिल को जैसे किसी ने आरे से चीर दिया। वो वहीं खड़ा रहा, साकित जामिद। उमर कदम कदम चलता उसके करीब आकर रुका। पस मंज़र में हाले की चीखें बुलंद होने लगी। उनकी तकलीफ़ से मुझे भी तकलीफ़ होती है, लेकिन तुम यूँ समझ लो कि मैं थर्मामीटर लगाकर उनका बुखार चेक कर रहा। मुझे इलाज चाहिए। ये बीमारी उनको हार्म नहीं कर सकती, मैं करने नहीं दूंगा। मुझे बुखार चेक करने दो ताकि मुझे इलाज कराने में आसानी हो। उसका लहजा हर किस्म के जज्बात से आ रही था। थोड़ी देर बाद वो दोनों उसी दरवाजे से टेक लगाए बैठे थे। हारून बार बार इस तरह कैफियत में अपने हाथ की मुट्ठी खोल बंद कर रहा था। उमर आंखें मूंदे दरवाजे से टेक लगाए सुकून से बैठा था। हर आहो बका के साथ उसका दिल डूब कर उभरता था। एकदम सारी आवाज़ें बंद हो गई। खामोशी ही खामोशी छा गई। शायद वो थक चुके थे या शायद गला बैठ गया था। उमर खामोशी से उठा। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसके तासुरात बदल गए। अब वो अदाकार उमर था। हारून उसके साथ उठा था। वो परेशान था, गिल्टी था और अदाकार नहीं था। दरवाज़ा खुला, वो आगे आया। हाले दरवाजे के बिल्कुल साथ दीवार से लगी बैठी थी। उसके बाल बिखर गए थे, चेहरा रोया रोया था, लेकिन उसकी कलाइयाँ बुरी तरह ज़ख्मी थी। उसने नोच नोच कर उनको ज़ख्मी कर दिया था। उमर नीचे बैठ गया, उसके पास घुटनों के बल। वो बार बार उससे कुछ पूछ रहा था, कुछ कह रहा था। वो परेशान था और इस बार ये अदाकारी नहीं थी। वो बस यकटिक उसको देखे गई। एक आंसू लड़क कर गाल पे फिसल गया। मैंने फिर से वाक़यात मिक्सअप कर लिए ना, वो उमर को देखते हुए रंधी हुई आवाज़ में बोली। उमर के दिल को जैसे किसी ने ज़ोर से जकड़ा था। हाले ने उसके पीछे खड़े हारून को नहीं देखा। स्याह आंखों वाला मर्द उसके आगे घुटनों के बल बैठा था और हारून जानता था जब जब ये आदमी आ जाता है हाले उसको नहीं देखती। अधूरी मोहब्बत एक बार फिर सोए सोए डंक मारने लगी। मैंने फिर तुम्हें इल्ज़ाम दिया ना? वो बस आंखें उसके चेहरे पे टिकाए पूछ रही थी। स्याह आंखों वाला मर्द उसकी कलाई देख रहा था, परेशानी से कुछ कह रहा था। हारून को अपना आप गैर इजाफी लगा। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी उमर। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं पता नहीं क्यों कैसे मैं बस वाक़यात मिक्सअप कर लेती हूँ। आई एम सॉरी उमर, आई एम सॉरी। वो अब रो पड़ी थी, उमर से, दुख से या शायद बेबसी से। वो उमर पे इल्ज़ाम लगाने के लिए माफ़ी मांग रही थी और वो माफ़ कर रहा था। उन दोनों के दरमियान सब ठीक हो जाता कभी ना कभी, किसी ना किसी दौर में, लेकिन कुछ था जो टूटा हुआ रहता हमेशा। वो हारून का दिल था। वो पलट गया खामोशी से, वक़ार से। उसे इस तरह पलटने की आदत थी। वो अपनी खुशी को हाले की खुशी पे तरजीह देता। मंदिर से गायब हो गया। पीछे उन दोनों की स्याह आंखें एक दूसरे पे जमी थी। वो एक में इल्ज़ाम देने का गिल्ट था और दूसरे में चाहते हुए भी इल्ज़ाम कबूल न कर पाने का गिल्ट था। लेकिन उन दोनों के दरमियान सब ठीक हो जाता किसी न किसी दौर में, कभी ना कभी। न्यूयॉर्क की शामें अक्सर नौजवानों के लिए रंगीन हुआ करती हैं। साफ़ सुथरी रोशनियों से जगमग करती सड़क पे उस वक्त याकूत मिर्ज़ा की गाड़ी बड़े करोफर से अपने टायर रखती जा रही थी। स्याफ़ाम अमरीकी ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। याकूत पिछली सीट पे बैठा था। उसके साथ एक लड़की भी थी, लेकिन कुछ वक्त पहले तक, कुछ मिनट कबल ही वो उस लड़की को उसके फ्लैट के बाहर छोड़ कर आया था। वो आज फिर से एक भरपूर शाम गुजार कर वापस आ रहा था। नीली सिल्क शर्ट के नीचे सफ़ेद और नीली धारीदार पैंट, सलीके से जमे बाल, मैसूर कुन खुशबुओं में रचा बसा। वो अपनी तैयारी से ये सबूत दे रहा था कि हुस्न मुझ पे तमाम हुआ। चंद दिनों से वो जिस होम सिकनेस का शिकार था वो ख़त्म हो चुकी थी। अब वो और उसकी अयाशियाँ जोबन पे थी। उसकी गाड़ी एक 5 स्टार होटल के सामने आकर रुकी। वो एक शान से बाहर आया। लॉबी के बाद राहदारियाँ बुर करता वो बल आखिर एक कमरे के बाहर आकर रुका। की कार्ड से दरवाज़ा खोला, अंदर आया, लेकिन अगले पल ही नाक पे लगने वाले एक मुक्के की वजह से लड़खड़ा कर गिरा।
अभी वो सीधा होता कि उसको अपने पेट पे ज़ोरदार लात पड़ी। वो दर्द से दोहरा होने लगा। उसने बामुश्किल उठने की कोशिश की, अपना चेहरा उठाकर उस आदमी को देखने की कोशिश की जो बगैर आवाज़ किए बस उसे मारे जा रहा था। लेकिन यूं ही वो ज़रा सा ऊपर को हुआ, उसके चेहरे पे भारी बूट की ज़ोरदार ज़रब लगी। याकूत को लगा अब वो कभी देख नहीं पाएगा। उसकी बसारत धुंधली होने लगी। मुकाबिल बस उसे मारे गया। कभी वो उसके सीने पर लात मारता तो कभी उसके चेहरे पर अपना बूट। याकूत करहा रहा था, गालियाँ दे रहा था, लेकिन यूं ही वो चेहरा उठाकर उसे देखने लगता। वो फिर से एक ऐसा कारी वार करता कि याकूत की रूह तक बुलबुला जाती। कहा था ना, मेरी बहन से दूर रहो। ये आवाज़, याकूत इस आवाज़ को लाखों में भी पहचानता था। उसका सांस रुक गया। उसे लगा अब वो कभी सांस नहीं ले सकेगा। नूह मिर्ज़ा ने उसे आ लिया था। वो बस साकित उस ठंडे फर्श पे पड़ा रहा। सारी हसियात ख़त्म हो गई। हर दर्द मिट गया। मौत का खौफ गालिब आ गया। मैंने तुमसे कहा था याकूत, मेरी बहन से दूर रहो। वो सर्द आवाज़ में कहते उसके करीब पंजों के बल बैठा। जीन्स के ऊपर स्याह हुड सर पे गिराए, चेहरे पे मास्क और उसके हाथों में दस्ताने थे। याकूत के नाक से खून बह रहा था। माथे पे जामनी निशान बन गया था। जिस्म का जोर जोर दुख रहा था। उसकी आंखें खौफ के बायस पूरी की पूरी फैल गई। डैड, डैड तुम्हें जान से मार देंगे। वो खुद को घसीटते हुए पीछे जा रहा था, आंखें खौफजदा, चेहरा जख्मी। नूह अब अपनी जेब से एक पतली रस्सी निकाल रहा था। याकूत का सांस हलक में अटका। ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा पाकिस्तान ही है, तुम मुझे मार नहीं सकते। यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ का सिस्टम, ये पाकिस्तान ही है। वो अब दीवार से जा लगा। नूर सर्द बर्फ आंखें लिए उसके जानिब बढ़ा, एक लात उसके सीने पे मारी। वो दर्द से दोहरा हुआ। अब के वो बर्क रफ्तारी से उसकी गर्दन में रस्सी डाल चुका था। उस होटल की सिक्योरिटी, उसका सिस्टम, ये सब नूर ने अपने हाथों से बनाया। वो इसी तरह खड़े खड़े उसके कान के पास झुका। उसकी आवाज़ में कोई जहर था। याकूत का सारा जिस्म सब्ज पड़ता जा रहा था। क्या तुम भूल गए मैं तुम्हारे बाप का कुत्ता हूँ? मैंने खुद खड़े होकर इस होटल को अपनी आंखों के सामने बनवाया, बल्कि तुम्हारे बाप का हर होटल मेरी आंखों के सामने बनाए, मेरे अप्रूव हुए नक्शे पे बनाए। उसने कहते हुए फंदा तंग किया। तुम मुझे सिक्योरिटी से डराओगे? वो सिक्योरिटी जिसके हाथ में हथियार कौन से होंगे ये भी मैंने तय किया था। अब के उसने फंदा मजीद कसा। याकूत बुरी तरह खांसने लगा, खुद को छुड़वाने के लिए जद्दोजहद करने लगा। तुमने क्या कहा? ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ वैसा कमज़ोर कानून नहीं है। लेकिन मुझे बताओ, अगर इस मजबूत कानून को तुम्हारी लाश ही ना मिले तो? याकूत की आंखें बाहर को उबलने लगी। खौफ से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े करके इसी होटल के किचन ले जाऊंगा और लोगों को हॉट डॉग की जगह तुम्हारा गोश्त खाने को मिलेगा। इतना, बस इतना आसान है मेरे लिए कत्ल। उसकी आवाज़ शफाक थी, वहाँ कोई रहम नहीं था। नूह ने उसकी पीठ पे घुटने से ज़रब मारी। याकूत की रूह तक को तकलीफ़ हुई। उसे लगा ये मौत है। वो मर रहा था और उसके पास अपने बचाव का सामान नहीं था। उसके पास कुछ नहीं था। फंदा हर लम्हा तंग होता जा रहा था। सांस उखड़ रहा था। मेरे पास उस इवेंट की तस्वीर है, गुडी गुडी आवाज़ में बोला। मेरे पास नरमीन तस्वीर हैं। वो बंद होती सांसों के साथ आखिरी कोशिश कर रहा था। नूह बगैर किसी तासुर के फंदा कसता गया। अगर तुमने मुझे मार दिया तो सारी तस्वीर सब कुछ एक पोर्न साइट पे अपलोड हो जाएगा। फंदा सुस्त हो गया। याकूत बेदम होकर नीचे गिर गया। नूह बेयकीनी और अजियत से पीछे हटा। याकूत बुरी तरह खांस रहा था, फर्श पे पड़ा कराह रहा था। उसकी हालत गैर होने लगी थी। नूह अपनी जैकेट से पिस्तौल निकालते हुए एक बार फिर उस पर चपटा। बताओ किसके पास है वो तस्वीर? वो सुर्ख आंखों के साथ घुराया। याकूत की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कोई भी जवाब दे पाता, लेकिन मौत का खौफ सब करवा लेता है कि कैश नबील साइम सब के पास है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो लोग उसे अपलोड कर देंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो कोई और कर देगा। तुम मुझे मारना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो सीधा हो बैठा। नूह का गन ताने हुए हाथ कपकपाया। ये कैसा अजाब था या खुदा, ये कैसा अजाब था। उसकी आंखें कोने से आंसू बह निकला। पिस्तौल हाथ से छूटकर गिर पड़ी। उसने आगे बढ़कर एक और लात उसके चेहरे पे दे मारी। याकूत का सर ढलका और अगले ही लम्हे वो बेसुध होकर फर्श पे गिर गया। शायद वो बेहोश हो गया था। नूह अपने सर को दोनों हाथों में थामे आहिस्ता आहिस्ता फर्श पे बैठता चला गया। वो मुकम्मल हार चुका था। फिर वो तैश से उठा। चेहरा सुर्ख भूखा हो रहा था। इतने सालों से दबाई नफरत अब लावे की तरह फटने लगी थी। वो उठा और याकूत के मुंह पे पूरी कुव्वत से अपना भारी बूट दे मारा। वो जो बेहोश था, अब के उसकी आंखें वाह होने लगी। तुम्हारे बाप ने मेरी माँ के साथ जो कुछ किया, मुझे सब पता था, मैं सब कुछ जानता था। वो अलग के बल चीखा। मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सका। मैं कमज़ोर था, मैं बुज़दिल था। मैंने अपने बाप की माजूरी अपनी आंखों से देखी थी। वो तुम्हारे बाप को अता करदा थी। वो याकूत के सीने पे ठोकर मारता तो कभी टांगों पे। उस पर एक जुनून सवार था। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। चेहरा सुर्ख था। याकूत बस अधमुर्दा सा
हुआ मार खा जा रहा था। मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मैं भरी दुनिया में अकेला हो गया। तुम्हारे बाप ने उन दोनों को मार डाला। जब वो किसी काम के ना रहे तो मार डाला। वो ज़ख्मी आंखों से बुलंद आवाज़ में दहाड़ रहा था। कितने सालों का गुबार था जो निकल रहा था। अब्बा ने कहा, माँ को बचा लेना। अम्मा ने कहा, मेरी नीरो को बचा लेना। मैंने तुम्हारे बाप की गुलामी अपनी बहन के लिए मंजूर की। मुझे मेरी बहन अजीज़ थी, वो मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी थी, मेरा वाहिद ख़ानदान थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था, लेकिन उसकी बुलंद आवाज़ वैसी ही रही, ज़ख्मी, बेबस। मैं अगर नीरू को लेकर भाग जाता तो तुम्हारा बाप मुझे ढूंढ कर मुझे मार देता, लेकिन अगर मैं कुत्ता बनकर तुम्हारे घर के बाहर पहरा देता तो मेरी बहन भी महफूज रहती। मैंने अपना हक छोड़ दिया, मैंने गुलामी चुन ली। अपनी बहन की खातिर तुम्हारा कुत्ता बनकर रहा, लेकिन मेरी बहन फिर भी महफूज नहीं रही। वो मारते मारते थक गया था, तभी गिरने के अंदाज में फर्श पे बैठ गया। याकूत को देखकर लगता था जैसे वो अभी के अभी मर जाएगा। खुदा तुम्हें गारत करे याकूत, खुदा तुम्हें बर्बाद करे, खुदा तुम्हारी नस्ल बर्बाद करे। वो अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मार मार कर बद्दुआएं दे रहा था। खुदा तुम्हें मौत दे, खुदा तुम्हें अजाब दे, खुदा गारत करे तुम्हें। दूर कहीं मकाफाते अमल ने सर उठाकर नूह की बर्बादी देखी थी। दूसरों की बेटियों की इज्जत पे कारोबार करने वालों की अपनी इज्जतें फिर महफूज नहीं रहती। आज वक्त ने अपने स्याह पन्नों पे एक और बर्बादी लिखी थी। उमर के बंगले पे उतरी सुबह काफ़ी मसरूफ़ थी। हाले सुल्तान आज खुद किचन में खड़ी अपने भाई के लिए नाश्ता बनवा रही थी। उमर को कहीं जाना था, उसका सारा सामान अपने कमरे में रखा था और हसन कमरे की चटखनी लगाकर सोया था। वो जले पैर की बिल्ली की तरह अपने ही कमरे के बाहर चक्कर लगा रहा था। थक हार कर वो नाश्ता करने चला आया। हाले ने ढीले नारंगी कुर्ते के साथ सफ़ेद ट्राउज़र पहन रखा था। बालों का ऊंचा जूड़ा बनाए वो शानों से काम करवा रही थी, लेकिन उसके हाथ का बना पराठा देख हाले जान गई कि उमर के अंदाजे दुरुस्त थे। उसी वक्त हसन भी निखरा निखरा सा धुले धुलाए मुंह के साथ आता दिखाई दिया। उमर मेज़ के गिर्द रखी कुर्सी पे बेनियाज बैठा था। उमर, बात सुनना ज़रा। हाले ने उसको अपनी जानिब मुतवज्जो किया। उसने एक बेनियाज निकाह उठाकर उसको देखा। हाले ने थूक निकला, वो शानों को पराठे बनाने नहीं आ रहे। मैं सोच रही थी अगर तुम कश्मीरी पराठे बना देते तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी। मैं एसपी उमर हयात घर में बैठकर पराठे बनाऊंगा? वो अपने सीने पे उंगली रखे बेयकीनी से पूछ रहा था। सस्पेंडेड एएसपी। हाले ने आहिस्ती से जुमला मुकम्मल किया तो उमर के मानो पतंगे ही लग गए। अभी वो कुछ कहता कि हसन उसके पास रखी कुर्सी पे आकर बैठा। उमर खामोश हो गया। हाले को इस बार में बात करेंगे वाली नज़रों से देखा, फिर उठकर चूल्हे की तरफ चला गया। ये तो तय था कि अब एएसपी साहब पराठे बनाएंगे। शानू ने पानी लाकर हसन के सामने रखा। हस्बे तवक्को उसने नाक भुएं चढ़ा ली। क्या आप जानती नहीं हम किस ख़ानदान से? उसने संजीदगी से शानू को मुखातिब किया। हम सुल्तान हैं और अपनी बहन बेटी के घर का पानी हम पे हराम है। जाओ जूस लेकर आओ। हाले उसकी अदाकारी पे हंस दी। उमर के पेड़े को बेलते हाथ की नसें उभरने लगी। थोड़ी देर बाद वो 3 पराठे और ऑमलेट लिए किचन में आया। प्लेट हसन के आगे पटाख की आवाज़ के साथ रखी। हसन ने नदीदों की तरह प्लेट अपने आगे सिरका ली। ऐसे बहन के घर का नमक भी हराम होता है, उमर ने हसन को देखकर कहा। हाले ने उसे तादीबी नज़रों से घूरा, लेकिन वो जैसे ज़बान की खुजली के आगे बेबस था। हसन के हाथ एक लम्हा को थमे थे, लेकिन बस एक ही लम्हा। अगले पल उसने आराम से अपना नवाला चबाया, फिर उमर को देखा। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? अगली बार मेरे लिए बगैर नमक के सालन निकालना। मैं अपना नमक का पॉट घर से लेकर आऊँगा। हाले ने गर्दन नीचे करके मुस्कुराहट दबाई। उमर का चेहरा सुर्ख हुआ। वो क्यों भूल गया था कि ये मिराज सुल्तान का बेटा है, उन्हीं की तरह हाजिर जवाब और उन्हीं की तरह कड़वा करेला। तुम्हारी अम्मा का फ़ोन आया था, सुबह सामान बांधो और रवाना हो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। उमर कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरते हुए उठा। हसन ने एक नज़र उसको देखा, फिर हाले को। ऐसे ही अपने शौहर की इतनी तारीफ़ करती हूँ, ऐसा कुछ ख़ास भी नहीं था। नाश्ता वहीं आम सा जायका। वो नमकीन से हाथ साफ़ करते आराम से बोला, नैपकिन से हाथ साफ़ करते बोला। उमर को जैसे छोटा सा हार्ट अटैक ही आ गया। सही कहते हो, हाले ने तायद की। ऐसा कुछ ख़ास भी नहीं, इन पराठों में आम ही थे, ख्वामखा के कश्मीरी पराठे। और यहाँ उमर हयात को एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया था। कश्मीरी पराठे में 2 बल ज़्यादा आते हैं। वो मारे शौक सदमे के बस यही कह सका। उसी वक्त दाखिली दरवाजे से लैल आती दिखाई दी। वो तीनों खामोश हो रहे। हसन ने गर्दन ऊंची करके उसको देखना चाहा। उमर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हाले उठकर लैल से मिली। उसने घुटनों तक आती ढीली ढाली शर्ट के साथ नीली जीन्स पहन रखी थी। गर्दन को छूते बाल छोटी पोनी में बंद थे। वो जिनको लगता है कि सांवला रंग खूबसूरत नहीं होता, उनको चाहिए था कि एक बार लैल को देखें।
हसन यकटिक उसको देखता रहा। उमर बार बार नामहसूस अंदाज में उसके सामने ठहर जाता ताकि वो लैल को देख ना सके। कुछ देर बाद वो तीनों लाउंज में रखे नीले सोफ़ों पे जमकर बैठे थे। हाली सिंगल सोफे पे बैठी थी, लैल लंबे सोफे पे और हसन उसी सोफे पे उससे ज़रा फासले पे बैठा था। वो हसन को कुछ बता रही थी और वो चेहरा हथेली पे गिरा है। महव सा उसको सुन रहा था। वो तैयार होकर नीचे उतर आया। लाउंज के दहाने पे खड़ा वो कहीं जाने को तैयार था। स्याह कफ वाली शर्ट के नीचे नीली जीन्स पहने, बालों को जल से जमाए आज तीनों को फोड़ के वो काफ़ी वजी लग रहा था। हाली ने एक नज़र उसको देखा, फिर बेख्तियार चल लम्हा वो उसको देखती रही। उमर ने उसकी नज़रों का इर्तकाज़ नोट किया। 4 लोगों के दरमियान मुझे ऐसे ना देखा करें, मैं शर्माता भी हूँ। उसकी आवाज़ पे वो झिम गई। मैं तुम्हें नई दीवार को देख रही थी, कल ही तुड़वा दूंगा इसे। भला इसमें ऐसा क्या है जो आप मेरा हुस्न छोड़ इसे देख रही हैं? वो खफा हुआ। हाली को उस पर सख्त तप चढ़ी। हाँ भाई ठीक है, उसने कहा था नॉर्मल कपल बनकर रहें, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नॉर्मल था। अब के उमर की नज़र हसन पे पड़ी। वो उन सबसे बेनियाज किसी फिदा पे आशी की तरह लैल को देख रहा था। उमर खुलसता हुआ आगे आया, उन दोनों के दरमियान सोफे पे बैठ गया। हाले और लैल ने ध्यान नहीं दिया। वो अपनी बात में मगन थी। लैल को अपने लिए ज्वेलरी लेनी थी और जब बात हीरो की हो तो औरतों के लिए बाकी सब गैर ज़रूरी हो जाता है। तुमसे 12 साल बड़ी है वो, इंसान बन जाओ। वो उसके पास झुका। मोहब्बत उम्रें कहाँ देखती है, वो खोया खोया सा बोला। वो आगे कुआ और फिर उसी तरह चेहरा हथेली पे गिराए लैल को देखे गया। 15 मिनट के अंदर तुम्हें मोहब्बत भी हो गई? उमर ने दांत कचकचाए। 18 मिनट 10 सेकेंड। उसे यहाँ आए हुए इतना वक्त हुआ है और इस वक्त में उसने 8 बार मेरा नाम लिया। मुझे तो लगता है दुनिया में सबसे प्यारा नाम मेरा है। वो दोनों हल्की आवाज़ में सरगोशियाँ कर रहे थे। देखो तुम अपनी उम्र की कोई लड़की देखो, मैंने अपने दिल की मलका ढूंढ लिया, अब तुम्हारे मशवरे बेकार हैं। वो सीधा हो बैठा, संजीदगी से उमर को देखा, फिर आवाज़ मज़ीद आहिस्ता कर ली। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा रेसिस्ट हूँ, लेकिन देखो मैं इसको इसी रंग के साथ कबूल कर रहा हूँ। इसकी मोहब्बत ने चंद मिनट में मुझे इतना बदल दिया। सोचो आगे क्या होगा। वो इतना संजीदा था कि उमर कुछ कह ही ना सका। तुम इस औरत को जानते नहीं हो, बेच खाएगी तुम्हें। वो अभी उसे बाज रखना चाहता था। मैं इसके लिए बिकने को तैयार हूँ। उसी वक्त लैल उठी। उमर और हाले उसके साथ उठे। अल्फ़ा, मैं तुम्हारी ज़ौजा को कुछ वक्त के लिए साथ ले जा रही हूँ। उमर ने ओके शोर कहकर इजाज़त दी। हाले ऊपर तैयार होने के लिए जाने लगी। लैल उसके पीछे जा रही थी। दफतन वो रुकी, गर्दन ढलकाए खुद को देखते हसन को देखा, फिर उमर को 2 कदम आगे बढ़ी। हसन के बिल्कुल करीब आकर रुकी। तुम बहुत क्यूट हो हसन, मेरा अगर कोई भाई होता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता। उसके बाल हल्के से बिगाड़े, फिर आगे बढ़ गई। हसन पे गोया क़यामत टूट पड़ी। उमर ने मुस्कुराहट दबाई। पहला ब्रेकअप मुबारक हो। उसका कंधा थपथपाते आगे बढ़ गया। तुम ऐसे नहीं जा सकते। हसन ने उसे पीछे से पुकारा। 16 साल की उम्र में मेरी 25 में इनकी मोहब्बत मुझसे बिछड़ गई। या अल्लाह, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उमर ने मुड़कर नहीं देखा। वो आगे बढ़ता चला गया। तुम इस दुख की घड़ी में मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। सदमे से मर भी सकता हूँ मैं, रुको। वो उसके पीछे भागा था। देखो मैं एंग्जाइटी अटैक हो रहा है मुझे, देखो मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़कर मत जाओ। वो पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी में बैठा। हसन गाड़ी के बाहर ही खड़ा था। अगर हाले उसको देख लेती तो जान जाती कि वो ड्रामा कर रहा है। वो उसके हर दोस्त के घर से जाने के बाद यही करता था। देखो अगर तुमने मुझे इस दर्द में नहीं संभाला तो मैं अपनी नस काट लूँगा। उसकी आखिरी धमकी कारगर साबित हुई। उमर एक पल को रुका, गाड़ी के शीशे के पार से उसको देखा, फिर शीशा नीचे किया। मेरी शर्ट उतार कर मरना, अगर इस पर कोई खून का दाग लगा तो तुम्हारे जनाजे को कंधा देने वाला भी कोई नहीं होगा। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। उमर ने गाड़ी जन से आगे बढ़ाई। पीछे हसन अपनी 25 मिनट के मोहब्बत के गम में खड़ा रह गया। सुल्तान होल्डिंग्स की बिल्डिंग अपनी पूरी तमकनत से खड़ी इमारत थी। नरम धूप चंद से उसके ऊपर गिर रही थी। वो मगरूर उठी हुई इमारत थी। उमर ने अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी की। अब उसका रुख शम्स के ऑफिस की तरफ था। किसी ने उसको रोका नहीं। शायद उसका दाखिला अब ममनू नहीं हुआ था। वो रिसेप्शनिस्ट के डेस्क तक आया। डेस्क के पास पार खड़ी लड़की का उसे देख खून खुश्क हुआ। उमर उसे देखकर मुस्कुराया। दोनों बाजू डेस्क पे रखे वो उसकी तरफ झुका। आप क्या चाहिए सर? उसने आखिर में सर का इजाफा किया। ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुस्कुराओ, मैं तुम्हारा होने वाला बॉस हूँ। वो लड़की डरा डरा सा मुस्कुराई। खुलकर मुस्कुराओ। उसने बातचीत पूरी खोल दी, लेकिन साफ मालूम होता था कि वो झूठी हंसी है। उमर सख्त बदमजा हुआ, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अच्छा अब इधर देखो, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ वैसे मुस्कुराओ। लड़की रोने वाली हो गई, लेकिन फिर भी नज़र उठाकर उसको देखा। उमर खुलकर मुस्कुराया। दोनों गालों के गढ़े वाजे हुए। लड़की ने डुबडुबाई आंखों से उसको देखा, फिर उसी की तरह बातचीत खोल दी। उसकी नम आंखों के साथ खोखली हंसी हंसती वो इंतहाई बुरी लग रही थी। उमर बदमजा होकर लाहौला वला पड़ता आगे बढ़ गया। आने दो मुझे यहाँ,
इसको तो पक्का फायर करूँगा। वो फैसला करके आगे बढ़ गया। वो लिफ्ट के ज़रिए ऊपरी मंजिल पे आया। शम्स के ऑफिस का दरवाज़ा धकेल कर अंदर आया। वो ऑफिस में किसी वर्कर पर चीख रहे थे। उमर को देखकर टटके। मुझे इजाज़त लेने की आदत नहीं है, उसने कंधे उचकाकर ऐलान किया। शम्स खिलाफ तवक्को कुछ नहीं बोले। उन्हें ये ज़हीन आंखें, ये रोशन पेशानी पसंद थी। शम्स ने वर्कर को जाने का इशारा किया, अलबत्ता उमर से अब भी कुछ नहीं कहा। वो आया, कुर्सी खींच कर बैठा। उसके दिल में कोई उसे ज़ोर से जकड़ रहा था। ये उसके जज साहब की जगह थी। उसने दिल को हल्की थपकी दी, तसल्ली दी। शम्स घूम कर आए, तमकनत से अपनी कुर्सी पर बराजमान हुए। मैं आपसे अपने मामलात दुरुस्त करने आया हूँ, मर्दों की तरह बात करने आया हूँ। अगर आप भी मर्दों की तरह मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं यहाँ रुकूंगा, वरना जिस तरह आया था उसी तरह चला जाऊँगा। उसका लहजा संजीदा था, प्रोफेशनल सा। शम्स आगे हुआ, फिर कहो कहकर उसकी हौसला अफजाई की। शम्स साहब, मैं जानता हूँ हसन को थाने भिजवाने के पीछे आप थे। शम्स ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उमर को देखकर खामोश हो गया। उसने बोलना जारी रखा, ना आप इनकार करेंगे ना इकरार, क्योंकि सच से हम दोनों वाकिफ़ हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपने सही किया, लेकिन मेरी वजह से वो बच्चा इन मामलात में घसीटा जाए, ये मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। शम्स की आंखों में अचंभा उभरा। वो उसे सही कह रहा था। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उनको सही कहा था। तुमने मेरे बेटे को थाने भिजवा दिया। हमारे शेयर्स किस बुरी तरह गिरे हैं, कोई अंदाज़ा है? उसके बाद जाहिर है मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना था, तुम्हें ये बताने के लिए कि इस सारे किस्से के पीछे मैं तुम्हारी मौजूदगी से वाकिफ़ हूँ। उमर ने इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल, उसे थाने मैंने भिजवाया था, लेकिन क्या आप ये जानने की कोशिश की कि मैंने ऐसा क्यों किया था? क्यों? बस यही पूछा था उन्होंने। वो मेरी औरत की बात कर रहा था। वो उसके बारे में गलत बात कर रहा था। उसने एक मजमे में मेरी बीवी को गाली दी, हाथ उठाने की कोशिश की और फिर आखिर में उसने मुझसे कहा कि मैं उसे तलाक दे दूँ। क्या इन सब के बाद उसको एक सबक देना मेरा हक़ नहीं था? क्या ये मेरा फ़र्ज़ नहीं था कि मैं खुद को एक गैरतमंद मर्द साबित करूँ? मैंने बस वही किया शम्स साहब, मैंने अपनी इज़्ज़तदार बीवी की इज़्ज़त रखी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एक गैरतमंद इंसान हैं। लेकिन अगर आपको अब भी लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप मेरे ससुर होने की हैसियत से मुझे सज़ा दे सकते हैं। वो ठहर ठहर कर कह रहा था, बल्कि कह क्या रहा था, वो अपने अंदाज से अपने सहर में जकड़ रहा था। शम्स सहरज़दा से उसको सुन रहे थे। मैं एक फैमिली पर्सन हूँ शम्स साहब। हसन मेरी बीवी का भाई है, वो डिस्टर्ब है तो मेरी बीवी डिस्टर्ब है, और बीवी के डिस्टर्ब होने से ज़्यादा घर डिस्टर्ब हो जाता है। मैं आज आपसे अपने सारे इख्तलाफात ख़त्म करने आया हूँ। वो संजीदा सा होकर बैठा। कोई और उम्र लग रहा था। मामला फ़हम ज़हीन गैरतमंद। शम्स मुतासिर हुए बगैर न रह सका। ठीक है, मैं पिछले तमाम बातों को भूलने के लिए तैयार हूँ, और वैसे भी तुमने हाल से भाग कर शादी नहीं की, ना कोई अगवा का किस्सा रहा है। मेरे बेटे की बातों पे मत जाओ, वो अपनी माँ पे गया है। तुम मुझसे बात करो और मैं तुमसे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों एक जैसे हैं। उमर मुस्कुराया। उसी वक्त शम्स ने कॉल पे 2 कॉफ़ी लाने को कहा। शम्स उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था कि वो उनकी भतीजी के साथ उनकी इज्जत ख़राब करने में पेश रहा है। लेकिन जब हकीकत वाज़े हो गई और वो खुद बात करने और ताल्लुकात बेहतर करने आया था, तो ऐसे शानदार आदमी को अपनी दामादी में लेने में क्या कबाहत थी। बल्कि ये ज़हीन आंखों वाला मर्द एहजाज़ था उन दोनों को उसी खुशगवार माहौल में छोड़कर। हम ज़रा कहानी के दूसरे सिरे की जानिब जाते हैं। फरवा सुल्तान गाड़ी की पिछली सीट पर बराजुमान निक सिक्सी तैयार कहीं जा रही थी। उसकी मंजिल शायद किसी को डराना था या फिर किसी के डर को भाड़ना था, लेकिन उसने गलत औरत चुन ली थी। काई सब्ज डिज़ाइनर ड्रेस में मलबूस भूरे बालों को स्ट्रेट करके शानों पे डाले, आंखों और चेहरे पे मेकअप की कई तह लगाए, वो बूढ़ी फितना कहीं जाने को तैयार थी। वो जिससे मिलने जा रही थी उसकी डांस में वो औरत एक बार पहले भी उससे मिल चुकी थी। फरवा ने मोबाइल पे चलती उंगलियां रोक दी। अभी मंजिल में काफ़ी वक्त था, क्यों ना पुरानी मुलाकात को ताज़ा किया जाए। नफीसा हयात उमर को अपने घर ले आई थी। उसकी उस दिन की बिगड़ी तबीयत संभल गई थी। 4 दिनों में ही उनको उस बच्चे से लगाव हो गया था। वो अब उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर वो उस बच्चे को साथ रख लेती तो शायद उनमें और उस बच्चे को कचरे की नज़र करने वालों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। उन्होंने अपनी गाड़ी सुल्तान मंजिल के बाहर रोकी, फिर एक नज़र अगली सीट पे आरामदेह बिस्तर में सोए उमर को देखा। वो मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए उनको देख रहा था। नफीसा ने उन आंखों में खुद को डूबता महसूस किया। 4 दिनों में वो उनके लिए सांस लेने जितना ज़रूरी हो चुका था। उनकी रातें जागते हुए गुजरने लगी थी, और दिन उस बच्चे की देखभाल में। वो चंद लम्हा उस बच्चे को देखती रही, फिर उसे अपने बाजुओं में उठा लिया। वो रोता नहीं था, रातों में भी बस जागता रहता, लेकिन रोता नहीं। उन्होंने नरमी से उसका माथा चूमा, फिर उसके गालों को लबों से छुआ। न जाने कहाँ से आकर चंद आंसू उनकी आंखों से टूट कर गिरे। वो नहीं जानती थी वो क्यों रो रही थी, लेकिन बस वो उस बच्चे से दूर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि ये वो खुद भी नहीं
क्यों, ये वो खुद भी नहीं जानती थी। वो उसको सीने से लगाए गाड़ी से बाहर आई। उसी पल कोई हजरत में सुल्तान मंजिल के शहाना दरवाजे से बाहर अपने सामने खड़ी से आंखों वाली औरत को देखकर सामने से आती निकला। अपने सामने खड़ी से आंखों वाली औरत को देख सामने से आती फरवा ठटक सी गई। उसे हैरत उस औरत के यहाँ होने पे नहीं थी, उससे हैरत उस बच्चे के यहाँ होने पे थी। चंद पल वो उससे उसी तरह साकित और जामिद खड़ी रही। मैं नगीन बहार से मिलना चाहती हूँ, क्या मिल सकती हूँ? सामने खड़ी बावकार औरत पूछ रही थी। फरवा ने लम्हे के 11वें हिस्से में जमा तफरीक की, फिर अपने सफ़ेद पड़ते चेहरे को बामुश्किल नॉर्मल रखा, गर्दन कड़ा ली। मैं ही हूँ नगीन बहार, तुम्हें क्या काम है? नफीसा ने आंखें छोटी करके उसको देखा, फिर 2 कदम आगे आई। अगर तुम नगीन बहार हो तो फिर मैं लेडी डियाना हूँ। फरवा ने जब से उसको देखा। मेरा वक्त ना बर्बाद करो और मुझे नगीन बहार से मिलने दो। किसी का बच्चा उससे अलग है, क्या ये कोई सही बात है? वो उस बच्चे की माँ है, क्या गुजरी होगी उस पर? फरवा ने उसके चेहरे को गौर से देखा। मैं बताऊँ क्या गुजर रही उस औरत पे? उसकी आंखें सर थी। नफीसा ने एक हाथ से बच्चे को सीने से लगा रखा था। फरवा ने उसका पहलू में गिरा हाथ पकड़ा और उसे ज़रा पीछे कर ले गई। यहाँ से ये महलनुमा घर वाज़े नज़र आ रहा था। दूसरी मंजिल की बालकनी से एक मंजर नज़र आता था। सोफे पे बैठा एक खुशहाल कपल, औरत के हाथ में एक बच्ची थी और मर्द उसे पिचकार रहा था। नफीसा यकटिक उनको देखे गई। यकीनन ये औरत नगीन बहार थी। देखो इन दोनों को, कितने खुश हैं। ये बच्चा उन दोनों का है। क्या तुम्हें लगता है इनको इस बच्चे की ज़रूरत है? नफीसा भी ऊपर देख रही थी। यकटिक बिना पलक झपके। फरवा बोले कि मैं यहाँ नगीन से मिलूंगी, ये बच्चा उसे थमा दूंगी, शायद वो तुम्हारी बात का यकीन कर भी ले और उस बच्चे को अपने पास रख ले। लेकिन तुम सोचो बीबी, मैं इस बच्चे का क्या करूँगी जब मैं इसे इतने बड़े अस्पताल से कचरे के ढेर तक पहुँचा सकती हूँ? तो रात के वक्त इसके मुंह पे तकिया रखकर इसका गला घूंट देना, क्या ये मेरे लिए मुश्किल है? यकदम नफीसा ने बच्चे को सीने में भींच लिया। ये बच्चा और इसका वक्त मैंने लिखा है। इसके वक्त में मैंने दरबदरी लिखी है। तुम चाहे इसे यहाँ छोड़कर चली जाओ, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। बेहतर यही है इसे लेकर चली जाओ यहाँ से। फरवा ने नफ़रत से हाथ जलाया। नफीसा ने अब के बालकनी से नज़रें मोड़ ली। उसने ठंडी ठार नज़रों से फरवा को देखा। मैं इस बच्चे को लेकर जा रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे खौफज़दा हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं एक दिन तुम्हें दिखा दूँगी कि इस बच्चे का वक्त पहले दिन से तख्त था। ये कचरे से मेरे पास आया, ये खुदा की तरफ से इनाम है। तुम कहती हो तुम इसे मारोगी, मैं तुमसे कहती हूँ दुआ करना कि ये मर जाए। अगर ये ज़िंदा रहा तो तुम्हें जीने नहीं देगा। वो कहकर मुड़ गई। उमर को हनूज सीने से लगा रखा था, अलबत्ता अब सीने पे धरा बोझ हल्का हो गया था। ये बच्चा उसका था, ये उसका उमर था। अपनी गाड़ी के करीब पहुंचकर उसने आसमान को देखा। लब मुस्कुराहट में ढले। मैं इस तोहफे के लिए सारी ज़िंदगी आपकी शुक्रगुजार रहूँगी अल्लाह, उसने ज़ेरे लब कहा। फिर गाड़ी में बैठने के लिए दरवाजे के हैंडल पे हाथ रखा। दफतन उसे अपने अकब से एक आवाज़ आई, तुम क्या काम करती हो? फरवा की चुपती हुई हकारत ज़दा आवाज़। नफीसा नहीं मुड़ी। मैं बच्चों को कुरान पढ़ाती हूँ, मैं उमर को भी कुरान पढ़ाऊँगी, उसने मुड़े बगैर कहा। फरवा की गर्दन मज़ीद अकड़ गई। एक कुरान पढ़ाने वाली किसी बच्चे को क्या पुरताईश ज़िंदगी देगी? उसने करोफर से सर झटका और अंदर चली गई। वापस हाल में आओ तो फरवा की गाड़ी अब हैदराबाद की हदूद में दाखिल होने लगी थी। वो एक नई मुलाकात के लिए तैयार थी, लेकिन मैंने कहा ना, उसने गलत औरत चुन ली थी। शम्स सुल्तान के ऑफिस का माहौल खुशगवार सा था। उमर और शम्स के आगे कॉफ़ी के मग्स रखे थे और अब तक वो कई कारोबारी मसाइल पे गुफ्तगू कर चुके थे। शम्स को उसकी हर बात काबिल गौर और हर मशवरा मुफीद लगा था, और बिजनेसमैन कभी भी अच्छे मशवरे देने वाले को जाने नहीं देते। तुम कहाँ पुलिस में खवार होने चले गए? यार तुम्हें तो कारोबार करना चाहिए था, कहीं से नहीं लगता तुम कोई ASP हो, शम्स हंसकर बोले थे। उमर मुस्कुराया। पुलिस मुझे पसंद है, कारोबार में सोच विचार से काम लेना होता है और पुलिस में हाथों से काम लिया जाता है, मुझे यही पसंद है। और रही बात कारोबार की समझ बूझ की, तो मैंने बिज़नेस मैनेजमेंट पढ़ रखा है, मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। मल्टी टैलेंटेड यू नो, वो नॉर्मल लहजे में कह रहा था। शम्स ने कॉफ़ी का घूंट भरते इस बात में सर हिलाया। अभी तो तुम सस्पेंडेड हो ना, तुम मुझे क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? ये कंपनी, ये पावर, इन सब में पुलिस की जॉब से ज़्यादा स्कोप है। शम्स का लहजा सरसरी था, लेकिन हकीकत ये थी कि वह इनकार नहीं सुनना चाहता था। उन ज़हीन आंखों और उस चलते दिमाग को वो अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उमर ने बगौर उसका चेहरा देखा। मैं यहाँ मामलात दुरुस्त करने आया हूँ, जॉब लेने नहीं। अगर आपको जॉब ऑफ़र करनी है तो मेरे घर आना होगा, उसने कहते हुए कॉफ़ी का मग होंठों से लगाया। शम्स खुलकर मुस्कुराए। दिल पे लदा बोझ हटा। वो घर बुला रहा था, मतलब इनकार नहीं करेगा।
मैं ज़रूर आऊँगा। मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारी बीवी से भी मामलात दुरुस्त कर लूँगा। आखिर को अब उसके बाप की जगह हूँ मैं। उमर ने महज सर हिलाया, दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में पकड़ कर दबाया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। बस इससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसका चेहरा नॉर्मल था, लेकिन आंखें सर्द से सरतर होती जा रही थी। कल मिलेंगे शम्स साहब। अब बस वो बहुत बर्दाश्त कर चुका था। उसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर उसका हाथ हवा में ही मुअल्लिक रह गया। दाहिनी जानिब लगी दीवार की LCD पे बगैर आवाज़ के कोई न्यूज़ चल रही थी, लेकिन चलते हुए मनाजिर की भी अपनी ही एक आवाज़ हुआ करती है। उमर ने उसकी नज़रों की तकलीद में देखा और फिर नीचे चलती खबरों की पट्टी पे निगाह दौड़ाई। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल हफीज़, जो कि जस्टिस मिराज कत्ल केस में मुलविस थे, उनका इंतकाल हो गया। बताया जाता है कल रात थाने में उनकी तबीयत ख़राब हो गई और डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी के बायस उन्होंने दम तोड़ दिया। शम्स ने सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ वो खबर देके और फिर लड़खड़ाते कदमों से आगे आया। ऑफिस का दरवाज़ा खुला और बाहर निकल गया। उमर बेतासुर निगाहों से TV को तकता रहा। उसके जहन में अब भी कई आवाज़ें गूंज रही थी। डॉक्टर को बुलाओ शम्स, उमर को बुलाओ। उसके दिल को ना सुकून मिला था, ना कहीं दूर उसकी रूह को करार मिला था, क्योंकि वो जानता था अगर ये सब मर जाएं तब भी वो जज साहब को वापस नहीं ला सकेगा, और अगर रहना उनके बगैर ही था फिर किसी इंतकाम पे कौन सी खुशी, किसी बदले पे कौन सा सुकून। ऑफिस की दीवारों ने उसके जामिद वजूद को देख रुख फेर लिया। कौन कमबख्त उमर हयात को उदास देखना चाहेगा। गाड़ी एक छोटे से मोहल्ले में आकर रुकी। ये मोहल्ला निस्बतन साफ़ सुथरा था। गली में खेलते बच्चे और घरों से आती औरतों की आवाज़ें ये जाहिर करती थी कि एक छोटा सा मोहल्ला जहाँ घरों की दीवारें साथ वाले कमरों से जुड़ी होती हैं। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। फरवा नज़ाकत से बाहर आई। आंखों लगा स्याह चश्मा और कोहनी पे टंगा ब्रांडेड बैग, सब्ज़ हाई हील्स को जमा जमा कर चलती वो एक घर दरवाजे के बाहर आकर रुकी। ये घर बाकी घरों के निस्बत अच्छी हालत में था। पक्का 2 मंजिला मकान, ताज़ा रंगो रोगन, मजबूत साफ़ सुथरी दीवारें। घर के अंदर शायद कोई ऊंचा लंबा दरख्त भी था जिसकी शाखें दरवाजे के बाहर से झांकती नजर आती थी। दरवाजे का धीरे उम्र औरत ने खोला। उसके हाथ में पोंछा था। शायद वो मुलाजमत थी और सफाई कर रही थी। नवार्द को आने का रास्ता देकर वो हट गई और अपनी मालकिन को आवाज़ें देने लगी। फरवा आसपास नज़र दौड़ाते हुए अंदर आई। घर के अंदर चिप्स का फर्श बिछा था। उस घर में अगर किसी शय की बहुतात थी तो वो पौधे थे। दीवारों के साथ गमले में रखे पौधे, लॉन में रखे पौधे, क्यारियों में सजे पौधे। बिलाशुबा ये सब्ज़ पौधे और फूल आने वालों की आंखों को राहत देते थे। छोटा 2 मंजिला घर साफ़ सुथरा और खूबसूरत था। लॉन्ग टाइम फरवा सुल्तान। आवाज़ पे वो मुड़ी। उसके अकब में वो औरत खड़ी थी, संजीदा मोतबर सी औरत। उसकी सी आंखों में आज भी उसी तरह चमक रही थी। चेहरा बूढ़ा हो गया था, बाल कनपटी से सफ़ेद हो रहे थे। वो स्याह चिकनकारी के सूट में बावकार सी लग रही थी। लॉन्ग टाइम नफीसा हयात। वो मुस्कुराई, फिर 2 कदम आगे आई। तुम मुझे पहचानती तो हो ना? फरवा ने उसे देखते हुए पूछा। तुम नगीन बहाज हो, है ना? और तुम लेडी डियाना। उसने जुमला मुकम्मल किया तो दोनों हल्का सा हंस दी। तुमने कहा था तुम बच्चों को कुरान पढ़ाती हो, लेकिन तुम्हारे घर को देखकर तो कुछ और ही लगता है। वो एतराफ़ में देखते हुए कह रही थी। मैं बैरिस्टर थी और अब एक लॉ कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल। नफीसा ने जवाब दिया। फरवा मुड़ी, तेज़ नज़रों से उसको घूरा। मैं बस तुमसे एक सवाल करने आई हूँ, सिर्फ एक। उमर कौन है? उसने एक एक लफ्ज़ पे जोर दिया। उमर वो बच्चा है जिसे तुमने कचरे के ढेर पे फेंकवा दिया था। मैंने तुमसे कहा था दुआ करना वो मर जाए। अगर वो बच गया तो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन लगता है तुम्हारी दुआओं में असर नहीं है, या फिर उमर के लिए मेरी की गई दुआएं ज़्यादा असरअंदाज थी। तुम्हें क्या लगता है? वो बाजू सीने पे बांधे सुकून से पूछ रही थी। फरवा के रंग एक लम्हे को मुतगैर हुआ। दिल को जैसे किसी ने ज़ोर से पकड़ कर दबाया। उसे अपने पास बीन करने की आवाज़ें सुनाई देने लगे। तुम बाज नहीं आई ना? फरवा ने दांत पीसते हुए कहा। तो भला आखिर तुमने उस बच्चे को हमारी ज़िंदगी में शामिल कर ही दिया नफीसा। क्या तुम हमारी पहली मुलाकात भूल गई हो? आज मैं हमारी दूसरी मुलाकात में भी तुम्हें वही कहूँगी जो उस दिन कहा था। उसे हमारी ज़िंदगी से निकालो नफीसा हयात। नफीसा पुरसकून से उनको देखती रही। तुम गलत हो फरवा, ये हमारी दूसरी नहीं तीसरी मुलाकात है। लेकिन फ़र्क बस ये है कि इस मुलाकात में तुम नकाहत ज़दा और बीमार थी। तुम्हें याद नहीं होगा, है ना? फरवा छम्मे से उसको देखती रही। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। वो मज़े से कहती आगे आई। 20 साल पहले की बात है। मैं अपने बेटे को इस्लामाबाद लेकर गई थी। एक दिन मेरा बेटा बीमार हो गया। मैं उसे अस्पताल ले गई और वहाँ जाकर पता है मैंने क्या देखा? वो आंखों में हैरानी समोए उसे देखने लगी। फरवा के चेहरे पे अब भी ना समझी थी।
वहाँ मुझे तुम दिखी। तुम्हारे हाथ में एक बच्ची थी, छोटी सी प्यारी मासूम बच्ची। फरवा का चेहरा सफ़ेद पड़ा। वो बेयकीनी से पीछे को हुई। तुम्हारा शौहर तुमसे वो बच्ची छीन रहा था। तुम रो रही थी, उसकी मन्नत कर रही थी। तुम बीमार और जर्द थी क्योंकि तुम लोग अस्पताल के अकबी हिस्से में थे, सो कोई और तुम्हारा झगड़ा नहीं देख सका। तुम रोती चीखती रही, लेकिन तुम्हारे शौहर ने उस बच्ची को तुम्हारे हाथ से छीनकर कूड़े के बड़े से ड्रम में फेंक दिया। रात का वक्त था। डॉक्टर्स की एक फ़ौज खड़ी थी, जिसे न जाने कितने पैसे खिलाकर तुम लोगों ने ये गुनाह सरजद करवाया। फरवा लड़खड़ाने लगी। नफीसा ने आगे बढ़कर उसकी कलाई को ज़ोर से दबोचा। सुर्ख होती आंखें उसके चेहरे पे गाड़ दी। फरवा को देखकर लगता था वो अभी मर जाएगी। तुमने अपनी बेटी को मरने दिया क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी बेटी थी। फरवा के आंसू बहने लगे। औलाद का गम एक बार फिर जान को आने लगा। वो उस जापानी बिजनेसमैन की बेटी थी। उसके नकुश बड़ी हद तक अपने बाप से मिलते थे, लेकिन वो तुम्हारी बेटी भी तो थी ना। तुमने अपनी बेटी को मार दिया फरवा। नफीसा ने उसका हाथ छोड़ा। वो बेदम सी होकर नीचे गिरी। उसका चेहरा एकदम बूढ़ा लगने लगा था। उसकी रंगत नुचड़ने लगी थी। सांस रुक रुक कर चल रहा था। तुम अपनी बेटी मारो, शौहर को मारो या बेटे को, लेकिन अगर तुमने मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, खुदा की कसम मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान को तबाह कर दूंगी। मेरे बेटे के नाम में 2 बार ज़िंदगी आता है। अगर तुमने उसकी ज़िंदगी से खेलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सारे ख़ानदान के हिस्से में मौत लिखूंगी। वो उसके सर पे खड़ी घर्रा रही थी। फरवा मरे मरे अंदाज से वापस उठी। उसकी आंखों में नीम मुर्दा थी, ज़बान गुंग, स्यामालों का अफशा होना। हर बार पहले दिन जैसी जिल्लत देता। इंसान कभी भी अपने स्यामालों के साथ यूज़ टू नहीं हो सकता। तुम्हारी बात का यकीन कौन करेगा? फरवा को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। आंखें अब भी मुर्दा थी। गर्दन उठाने की सक्कत उसमें रही ना थी। नफीसा मुस्कुराई, दिल खोल कर मुस्कुराई। यकीन तुम्हारा चेहरा दिलाएगा। खुद को देखो फरवा, अपना चेहरा देखो और फिर बताओ कि ये झूठ है। क्या ये झूठ है? और अगर झूठ है तो मुझे झुठलाओ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। मैं बस ये बात तुम्हारे बेटे को बताऊँगी, और मुझे यकीन है कि वो इतना गैरतमंद ज़रूर होगा कि तुम्हें धक्के मारकर अपने घर से निकाल दे, या फिर शायद खुद को मार दे। किसी को क्या पता। उन्होंने कंधे झुकाए। मैं अंदर जा रही हूँ, और जब वापस आऊँ तो मुझे नज़र मत आना, वरना सफ़ीर सुल्तान का नंबर है मेरे पास। वो बोलकर अंदर की तरफ बढ़ गई। पीछे खड़ी फरवा से अपनी टांगों पे खड़ा होना मुश्किल हो गया। वो जिल्लत के बेलचे से ज़ख्मी चेहरा लिए वापस मुड़ गई। क्या अब तुम्हें यकीन आया कि उसने गलत औरत चुन ली थी? तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो भाई और बहन की आपस में, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ इसके बारे में, कि बहन भाइयों के दरमियान कितनी भी लड़ाई हो जाए, वो रहते बहन भाई ही हैं। मतलब मैं अब के दौर की बात नहीं, अब के दौर मतलब मैं शादी के बाद के दौर की बात नहीं करती। इसमें तो ये हो जाता है ना कि अपना अपना ख़ानदान होता है। बहन भाई बिछड़ जाएँ तो अपने अपने ख़ानदान के साथ बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे बहन भाई हों जो छोटे हों, अभी मतलब उनकी शादियाँ ना हुई हों, तो वो साथ रहते हों, तो ऐसा कम ही होता है कि वो ज़्यादा देर तक एक दूसरे के साथ ना बात कर सकें। ठीक है, तो खैर अब वो एक दूसरे के साथ मतलब मान गए। वो उसको घर ले आए। वो क्यूट था, थोड़ा सा ड्रामेटिक भी था, लेकिन खैर वो उसको साथ ले आए। फिर उमर की जैसी बातें, उसको ऑब्सेस्ड पर्सन, और फिर वो उसका वो क्यूट था, वो सारा जेस्चर क्यूट था जब वो उसे खाना बनवाती है और वो उसको बताती है कि ये खाना मैंने अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए बनाया है। फिर उसके बाद आगे वो सोचता है, वो उससे अपनी बीमारी शेयर करती है। देन फिर अगला सीन आता है कि वो सोचता है कि वो उसका बीमारी चेक करने के लिए उसको आजमाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हरून का, यार हरून बेचारा, मुझे उस पर दुख भी होता है, वो बेचारा बहुत इनोसेंट है। उसके बाद फिर सुबह नाश्ते का सीन, वो बहुत क्यूट था। लैल वाला सीन, वो हसन का सीन जो होता है, वो बहुत मज़े वाला सीन था। तो खैर उसको भी हम लोग क्या ही उस पर बात करें। वो खैर उसका फ़न था। वो फिर राइटर एक चीज़ क्लियर भी कर देती है। वो थोड़ा अजीब लग रहा होता है, लेकिन वो क्लियर कर देती है कि हसन ये करता रहता है, वो उसकी दोस्तों के साथ पहले भी करता होता है। तो खैर वो फिर समझ में आता है कि हाँ ठीक है, वो पहली दफ़ा नहीं कर रहा। तो खैर उसके बाद फिर ये जो उमर कर रहा है, उमर इस तरह की हरकतें कर रहा है, जाता है ऑफिस में, जाता है बेचारी सेक्रेटरी, उसकी वो रिसेप्शनिस्ट पर जो बैठी होती है लड़की, वो बेचारी सही फंसी होती है। तो उसके बाद वो शम्स, वो बड़ा चालाक इंसान है। उमर आहिस्ता आहिस्ता घुस रहा है दरमियान में, और वो उसको एतमाद में लेता है।
वो भी थोड़ा ड्रामेटिक ही लग रहा है कि ऑफ कोर्स अब वो उसकी जायदाद पर कब्ज़ा करेगा, ये जायदाद या जो भी सीट पावर कह लें हम लोग, इस तरह से होगा। और उधर से वो जो डॉक्टर होता है उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। यार ये चीज़ें थोड़ी सी दिल को होती हैं कि ये क्या हो रहा है। खैर उसके बाद फिर आगे ये फरवा वाला सीन होता है। यार फरवा ना बड़ी ही कोई चलत्तर औरत है। खैर इसको अब पता चल जाएगा, लेकिन अब वो समझ नहीं आ रही क्या वाकई वो अपनी बेटी कचरे के ढेर में फेंक देती है, तो क्या सच में उसने अपनी बच्ची को वो फेंक देती है। अजीब बात लग रही है, क्या वो उसको बाद में नहीं देखेगी, क्या सीन है। खैर ये तो अब बाद में पता चलेगा। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। आप बताइए कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी और ये आप लोगों को नॉवल कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।